एपिसोड 81 टू 90। 81 गर्ल क्रश। गार्डो आओ और उसे ले जाओ। यांग लुयांग ने यांग परिवार के बाहर पहरा दे रहे गार्डों को आदेश दिया। यदि यांग निंग उसके आदेशों का पालन नहीं करना चाहती है तो उसके पास उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने और उसे पहले की तरह अपने आदेशों को सुनने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस घर में कोई भी उसकी बात की अवहेलना नहीं कर सकता, यहाँ तक कि यांग निंग भी नहीं। अंडरस्को यांग लुयांग के आदेश से गार्ड आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यांग निंग न केवल यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी बल्कि एक कुलीन महिला भी थी। साधारण पहरेदार एक कुलीन महिला को कैसे छू सकते हैं? हालांकि उनके पास उसकी आज्ञा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब घर के स्वामी यांग लुयांग ने उन्हें घर की युवती को छूने और उसे घसीटकर पिछवाड़े ले जाने का आदेश दिया तो उन्हें इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। जबकि यांग लुयांग अपने चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कुराहट के साथ गार्डों को यांग निंग की ओर आते हुए देख रहा था, ज़ियाओ वेई, जो जमीन पर थी, गार्डों को यांग निंग को पिछवाड़े में ले जाने के लिए आते देख घबरा गई और बुरी तरह से रोने लगी, ये सोचकर कि अब उसकी महिला का क्या होगा। यांग लुयांग उसकी विनती नहीं सुन रहा था और आज रात यांग निंग को अनुशासित करने पर अड़ा हुआ था। वह चिंतित थी कि उसकी महिला बीमार हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार हुआ था जब यांग निंग गंभीर सिरदर्द और तेज बुखार के कारण लगभग मर ही गई थी। पिछली बार भी यांग निंग को तेज बुखार हो गया था और वह बीमार हो गई थी, क्योंकि यांग लुयांग ने उसे एक छोटी सी बात पर अनुशासन सिखाने के लिए सजा के तौर पर कई बार छड़ी से पीटा था और पूरी रात घर के बाहर खड़ा रखा था। उस रात बारिश हो रही थी और पूरी रात बारिश में बाहर खड़े रहने के कारण यांग निंग को तेज बुखार हो गया और वह बीमार हो गई। इसके बाद जब यांग निंग बीमार हो गई तो चांगा और जिंगबाओ ने उसे चिकित्सक से इलाज कराने की भी अनुमति नहीं दी और उसे अपने कक्ष में ही मरने दिया। यदि झेंग लियांग ने उस दिन चिकित्सक को उसके पास आने और यांग निंग का इलाज करने के लिए राजी करने में उसकी मदद नहीं की होती तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती कि उस दिन उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ होता। कोई चारा न बचा होने पर उसने अपने माथे पर हाथ रखा और बेबसी से रोने लगी, क्योंकि अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उसके बस में कुछ भी नहीं था। वह तो एक तुच्छ दासी है, वह प्रभु के विरुद्ध कैसे जा सकती है? वह किसी चमत्कार की आशा कर रही थी और प्रतीक्षा कर रही थी कि पिछली बार की तरह ही महामहिम प्रकट होकर उसकी पत्नी को इस दुख से बचाएंगे। अंडरस्को जहां एक और ज़ियाओ वेई जमीन पर घुटने टेक कर अपनी महिला के दयनीय भाग्य के लिए रो रही थी, वहीं दूसरी ओर यांग निंग ने गार्डों का सामना करते हुए अपने चेहरे पर कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अपनी आंखों में अटूट आत्मविश्वास के साथ यांग लुयांग का सामना किया और यांग लुयांग के अधिकार को चुनौती देने के लिए दृढ़ थी, जिससे वह नाराज हो गया। गार्ड्स ने कार्रवाई शुरू कर दी और जैसे ही वे यांग निंग को छूने वाले थे, एक अपरिचित आवाज ने उन्हें कार्रवाई में बाधा पहुंचाई। लेडी यांग निंग, क्या कुछ गड़बड़ है? एक महिला की चिंतित आवाज ने उन गार्डों को रोका जो यांग निंग को छूने वाले थे। जब पहरेदारों ने उस महिला की बातें सुनी जो अचानक कहीं से आकर यांग निंग से बात कर रही थी, तो उन्होंने अपनी हरकतें रोक दी। महिला के सामने यांग निंग की बाहें पकड़ने में वे हिचकिचाए और यांग लुयांग की और उसके आदेश को सुनने में हिचकिचाहट से देखने लगे, ये सोचकर कि उन्हें रुक जाना चाहिए या आदेश जारी रखना चाहिए। सब हैरान हो गए और आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। चांगाह ने अपनी गर्दन ऊपर उठाए और उस औरत की झलक पाने की कोशिश की जिसने इतने सुनहरे पल में खलल डाल दिया था। हालांकि चूंकि गार्ड उसकी दृष्टि रेखा के बीच में खड़े थे, इसलिए वह उस महिला का चेहरा नहीं देख सकी जिसने उनके परिवार के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का साहस किया था। यांग निंग उस महिला की ओर मुड़ी जो सही समय पर आई थी और उसे देखकर मुस्कुराई। आह, तुम यहाँ हो, क्या तुम अपना सामान लेकर आए हो? उसने महिला का सवाल टालते हुए पूछा। हाँ, देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं दूसरी महिलाओं को दरबारी काम सौंप रही थी, इसलिए मुझे आपकी गाड़ी के पीछे आने में थोड़ी देर हो गई। महिला ने विनम्रता से जवाब दिया और यांग लुयांग की ओर देखा जो उसके आने के बाद से ही उसे घूर रहा था। यांग निंग के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान आ गई, लेकिन महिला को देखकर यांग लुयांग के चेहरे पर उदासी छा गई। वह महिला कोई आम महिला नहीं थी जो वहां से गुजर रही थी, बल्कि उसने महल की दरबारी महिलाओं की वर्दी पहन रखी थी। उसमें खड़ी महिला न केवल एक दरबारी महिला थी, बल्कि सबसे लंबे समय से सेवा करने वाली दरबारी महिला थी जो कई वर्षों से महामहिम की सेवा कर रही थी। राजकुमारी यूलिंग, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या महाराज ने आपको यहाँ भेजा है? यांग लुयांग ने तुरंत अपना रुख बदल दिया और एक बनावटी विनम्र मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। दरबारी महिला यूलिंग 40 की उम्र पार कर चुकी हैं और वर्षों से महामहिम की सेवा कर रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने महामहिम की युवावस्था में भी देखभाल की थी और उन्हें एक युवा सुंदर पुरुष के रूप में विकसित होते देखा है। महामहिम भी दरबारी महिला यूलिंग की समर्पित सेवा की सराहना करते हैं और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं। वह उनसे अनादरपूर्वक बात करने का साहस कैसे कर सकते थे? इसके अलावा वह सम्राट की ही एक महिला है और उनका अनादर करना महामहिम पर बुरा प्रभाव डालना होगा। अंडरस्को महिला ने यांग लुयांग का अभिवादन किया और उसके प्रश्न का उत्तर दिया। मंत्री यांग, मुझे यहाँ महामहिम ने भेजा है। हालांकि इस बार मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं हमारी भावी क्राउन प्रिंसेस लेडी यांग निंग की सेवा करने आई हूँ। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, लेकिन उसके शब्दों के विपरीत उसकी आंखें ध्यान से उसके आसपास के वातावरण पर नजर रख रही थीं। यांग निंग की नौकरानी को जमीन पर घुटनों के बल बैठा देखकर उसकी भौहें तन गईं, जो अस्त व्यस्त हालत में थी। इतना ही नहीं, पहरेदार यांग निंग के इतने पास खड़े थे मानो वे उसे पहले ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। क्या आप यहाँ यांग निंग की सेवा करने आए हैं? क्यों? यूलिंग माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी यांग लुयांग ने ये शब्द सुने तो दंग रह गया। महामहिम ने मुझे लेडी यांग निंग की देखभाल करने का काम सौंपा है। चूंकि वह झेंग साम्राज्य की भावी युवराज हैं, इसलिए उनकी देखभाल करना और उनकी कुशलता सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है, उसने उत्तर दिया। यांग लुयांग ने दांत पीसते हुए सोचा कि महामहिम ने अचानक ये फैसला क्यों ले लिया। शाही महल छोड़ते समय भी उसने सुना था कि उन्होंने झेंग लियांग और यांग निंग को मुलाकात के लिए बुलाया था।
बैठक में जो हुआ वह ये था कि उन्होंने दरबारी महिला यू लिंग को, जो महल की प्रमुख दरबारी महिला भी हैं, यांग निंग की सेवा करने के लिए नियुक्त किया। यांग निंग और क्राउन प्रिंस की अभी तक शादी नहीं हुई है। यांग निंग का ख्याल रखने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, उसने सोचा। जब यांग लुयांग ध्यान में खोया हुआ था, यू लिंग ने गार्डों की ओर भौहें चढ़ाकर देखा और उन्हें ठंडे स्वर में डांटा, तुम सब क्राउन प्रिंसेस के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि गार्डों को किसी कुलीन महिला को छूना नहीं चाहिए? मंत्री यांग, आप यांग परिवार के पहरेदारों को अपनी मौजूदगी में भावी राजकुमारी का अपमान करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? हमारी राजकुमारी का अपमान करना शाही परिवार को नीचा दिखाने के बराबर है। क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है? उस महिला ने यांग लुयांग को भी उसके क्रोध से नहीं बख्शा। यांग लुयांग ने अपने होंठ भींच लिए और दरबारी महिला यूलिंग के सामने एक भी शब्द नहीं बोल सका, क्योंकि वह जानता था कि महामहिम पर यूलिंग का कितना प्रभाव है। उन पर कोई भी गलत प्रभाव डालने का मतलब केवल ये होगा कि सारी जानकारी महामहिम तक पहुंच जाएगी, जिसे वह होने नहीं दे सकते। यांग निंग ने लेडी यूलिंग को अचंभित होकर देखा और उसके शालीन लेकिन अधिकारपूर्ण स्वभाव से प्रभावित हुआ। यहाँ तक कि यांग लुयांग भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सका। वह ऐतिहासिक समय की गर्ल क्रश की असली परिभाषा है। उसने प्रशंसा भरी नजरों से उसकी ओर देखा। यांग निंग यूलिंग के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित था, वहीं चांदा यांग लुयांग को उस महिला के सामने चुप देखकर दंग रह गया। उस साधारण दरबारी महिला को उसकी औकात बताने के बजाय उसने पहरेदारों को डांटा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने आपसे लेडी यांग निंग की नौकरानी की मदद करने के लिए कहा था ताकि वह उसे अंदर ले जा सके, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। वे लेडी यांग निंग के पास क्यों खड़े हैं? क्या आपको शाही नियमों की जानकारी नहीं है? वह उन पर चिल्लाया और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने उन्हें जियाओवेई की मदद करने के लिए कहा हो, जो अपने घायल पैर की वजह से जमीन पर थी, न कि इसलिए कि वह उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। जिंग बाओ, तुम अभी तक लेडी यांग निंग को उसके कमरे तक क्यों नहीं ले गए? क्या तुम देख नहीं सकते कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? फिर वह जिंग बाओ की ओर मुड़ा, जो किनारे खड़ा था और हतप्रभ होकर यह सारा नाटक देख रहा था। हाँ, जिंग बाओ अपने पैरों पर खड़ी हो गई और यांग निंग को अंदर जाने में मदद करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन यू लिंग ने अपना हाथ उठाकर उसे यांग निंग को छूने से रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं, चूंकि मैं यहाँ क्राउन प्रिंसेस की देखभाल करने आई हूँ, इसलिए मैं उनकी देखभाल करूंगी। तुम जाओ और मेरे लिए कमरा साफ करो। उसने जिंग बाओ को आदेश दिया कि वह जाकर उसका कमरा तैयार करे। जिंग बाओ, 82 तालिकाओं का मोड़। यांग लुयांग यूलिंग द्वारा सबके सामने उसे डांटने के तरीके से स्तब्ध और अपमानित महसूस कर रहा था। वह तो बस एक दरबारी महिला है जिसने सबसे लंबे समय तक महामहिम की सेवा की थी, जबकि वह शाही दरबार में एक प्रतिष्ठित वित्त मंत्री है। एक साधारण दरबारी महिला उनसे इतनी बेबाकी से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? हालांकि वह महल में दरबारी महिलाओं की मुखिया है और महामहिम की कृपापात्र भी है, फिर भी क्या उसे नहीं लगता कि उसके ये कदम उसके साधारण दर्जे के लिए बहुत ज्यादा साहसिक थे? उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं जब उसने देखा कि ऐसी औरत उसके सामने यांग निंग का समर्थन कर रही है और उसके साथ ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे वो कोई राजकुमारी हो। उसने अभी तक युवराज से शादी भी नहीं की थी और सब उसे पहले से ही राजसी मान रहे थे। उसके बारे में क्या? वह यांग निंग का पिता है और उसके साथ भी उसकी हैसियत के हिसाब से व्यवहार किया जाना चाहिए। फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि वह यांग निंग के साथ राजसी व्यवहार करके और उसे यांग निंग के साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए कहकर उसे नीची नज़र से देख रही थी? उसने शाही दरबार में अन्य मंत्रियों पर अधिक शक्ति प्राप्त करने तथा हस्तक्षेप करने वाले क्राउन प्रिंस जेंग लियांग की नाक के नीचे पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्रतापूर्वक अपने पंख फैलाने के लिए क्राउन प्रिंस और यांग निंग के बीच सगाई की व्यवस्था की। हालांकि ऐसा करने से उसके बजाय यांग निंग को सबसे ज्यादा फायदा हुआ लगता है। क्राउन प्रिंस के साथ घुलने मिलने के बाद वह खुद को क्राउन प्रिंसेस समझने लगी है और पिछले कुछ दिनों से उनके सामने अनजान सा व्यवहार कर रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो शाही परिवार में विवाह करने और जेंग साम्राज्य की युवराज की उपाधि प्राप्त करने के बाद उसके लिए उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाएगा। यांग लुयांग ने अपने उग्र स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस ली और दरबारी महिला यूलिंग के सामने शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उसे यहाँ महामहिम ने भेजा है और उसे ये भी नहीं पता था कि वह कब से उन पर नजर रख रही थी। अगर उसने देखा होता कि वह किस तरह यांग निंग को डांट रहा था और पहरेदारों को उसे पकड़कर पिछवाड़े में घसीटने का आदेश दे रहा था, तो यह उसके लिए एक समस्या होती। इसीलिए वह जल्द से जल्द इस जटिल स्थिति को सुलझाने की कोशिश कर रहा था ताकि दरबारी महिला यूलिंग पर एक अच्छा प्रभाव पड़े, ताकि वह महामहिम तक ये भ्रामक रिपोर्ट न पहुंचा दे। यांग लुयांग की तरह ही एक और व्यक्ति था जो इस घटनाक्रम से खुद को अन्यायपूर्ण और अपमानित महसूस कर रहा था। जब यूलिंग ने उसे उसके लिए एक कमरा तैयार करने के लिए कहा तो शर्मिंदगी के कारण जिंग बाओ का चेहरा लाल हो गया। इस बीच बाद में यांग निंग की देखभाल की गई। हाँ, वो चाहती है कि वो उसके लिए एक कमरा तैयार करे। क्या वो पागल हो गई है? जिंग बाओ यूलिंग के रवैये से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो यांग परिवार की मुख्य नौकरानी है। वह यांग परिवार की सभी दासियों की मुखिया है। वह उसे अपने लिए कमरा तैयार करने के लिए कैसे कह सकती है, जबकि वह भी शाही महल की एक साधारण दरबारी है? क्या उनकी स्थिति लगभग एक जैसी और एक ही स्तर की नहीं है? उसने चांदाह की ओर देखते हुए सोचा। यस, यू आर आस्किंग मी टू प्रिपेयर अ रूम फॉर यू, जिंग बाओ आस्क्ड इन डिसबिलीफ। Why, is there any problem? Yuling asked while looking at Jing Bao with her calm and composed poker face. You might not know since I haven't introduced myself yet. I am the head maid of the Yang household and also the maid of the mistress of the household. I look after the maids who work at the Yang household and train them to serve our masters appropriately. She introduced herself with much pride and confidence in her work. Yang Ning was watching Jing Bao and almost laughed aloud when she heard her words. Head maid, my foot. Yang Ning scoffed as she watched Jing Bao lying proudly about her achievements in front of court lady Yuling, who was new in the household.
Xingbao needs a lesson herself to serve the masters properly. No doubt the servants at Yang household lack discipline and respect for their masters because Xingbao is their so-called superior at the Yang household. Yuling looked at Xingbao bragging about her high position in the Yang household while keeping a straight face. After she was done introducing herself, she looked at her in puzzlement and asked, "Ah, is that so? It was nice meeting you. Ah, when you prepare the room for me to use, make sure to ignite the mosquito repellent incense." After exchanging greetings with Xingbao, Yuling added politely as if she doesn't care about her position. Xingbao was looking at her expectantly and was waiting for her to apologize to her for requesting her to do such humble work according to her status in the Yang household. However, Yuling ignored the mere point of the whole conversation and told her to ignite the mosquito repellent incense for her. The audacity! Xingbao scoffed in disbelief as she couldn't believe that this woman ignored her words. Does she not get the hint that she was telling her that it wasn't her responsibility to tend to a mere court lady? However, before she could say something, Yang Luoyang's face darkened as he asked her coldly, "Why are you still standing here and not moving? Go and prepare the guest room for her. She is our guest. Make sure to prepare the room accordingly." "Yes, my lord." Xingbao swallowed her hurt pride and went inside to follow the order. "I am not doing this because that woman asked me to do so. It was because his lord ordered me to prepare the room." She continued to repeat this in her head as she went inside to prepare a room for her. She was, even more, enraged at the fact that Yang Luoyang asked to prepare the guest room for her when she is just a mere court lady. According to her lowly status, she should have stayed at the maid quarters with them. However, seeing the way Yang Luoyang treats her, she could feel that she is not just a mere court lady. Otherwise, why would he ask her to prepare the guest room instead of the maid's room? Xingbao के भौहें सिकोड़ते हुए चले जाने के बाद यूलिंग ने यांगनिंग का हाथ पकड़कर उसे सहारा दिया और पूछा, "लेडी यांगनिंग, क्या हमें अंदर चलना चाहिए? आप बहुत देर तक बाहर खड़े खड़े थक गई होंगी। हाँ, चलो ऐसा करते हैं।" यांगनिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यूलिंग के पहरेदारों को डांटने के बाद पहरेदार शियाओवेई को नौकरानी के कमरे में ले गए। चूंकि अब उनके पास करने को कुछ और नहीं था, इसलिए उन्हें ज्यादा देर बाहर खड़े रहकर थकाने की जरूरत नहीं थी। यूलिंग यांग लुओयांग की ओर मुड़ी और बोली, "मंत्री यांग, अब हम विदा लेते हैं। चूंकि बहुत देर हो चुकी है, मैं कल सुबह औपचारिक रूप से आपसे मिलूंगी।" चूंकि उसे यान परिवार में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, इसलिए उसे यान परिवार में काम करने का अधिकार देने वाला आवंटन पत्र दिखाना होगा। यांग लुओयांग ने सिर हिलाया और उसे अंदर जाने से रोकने के लिए कुछ नहीं कह सका, क्योंकि वह उस समय इतना स्तब्ध था कि बोल नहीं पा रहा था। "तो फिर शुभ रात्रि आपको भी, मैडम यांग।" यूलिंग ने यांगनिंग को सहारा देते हुए उसे कमरे तक ले जाते हुए जाने से पहले चांगा का भी अभिवादन किया। जब यूलिंग यांगनिंग का हाथ पकड़कर चला गया तो यांग लुओयांग ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से में उसके बगल में खड़े गार्ड के पिंडली में लात मार दी। "ये कुतिया!" उसने यांगनिंग को कोसा, जो यूलिंग के पीछे छिपकर मुस्कुरा रही थी। यांगनिंग ने यूलिंग की ओर देखा जो उसके बगल में चल रही थी और वह अपने नए खुशी के दिनों का जश्न मनाते हुए खुद ही हंसने लगी। स्थिति में बदलाव देखकर वह अपनी योजना के काम करने के तरीके से संतुष्ट थी। जब झेंग लियांग ने उसे अपने और यांग लुओयांग के बीच हुई बहस के बारे में बताया, जब वह उसके कमरे में आराम कर रही थी, तो वह जानती थी कि यांग लुओयांग इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। आज राजमहल में जो अपमान उसे सहना पड़ा, उसके लिए वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी वह हर बात के लिए उसे ही दोषी ठहराएगा। वह उसे प्रताड़ित और अनुशासित करके अपना गुस्सा और तनाव निकालेगा। ये तो तय है। अगर वह यांगनिंग होती तो वह अपने पहले से ही टूटे हुए अभिमान को निगल जाती और बिना किसी शिकायत के भाग्य को स्वीकार कर लेती। हालांकि वह यांगनिंग जैसी नहीं है। वह ऐसी महिला नहीं है जो इस तरह के अन्यायपूर्ण व्यवहार को चुपचाप सहन कर ले और लोगों को अपने ऊपर चलने दे, जैसे कि वह सभी के उपयोग के लिए एक सार्वजनिक सड़क हो। इसीलिए जियाओवेई के साथ महल छोड़ने से पहले उसने झेंग लियांग से अनुरोध किया कि क्या वह उसे यान परिवार में उसकी देखभाल करने के लिए एक नौकरानी प्रदान कर सकता है। चूंकि उसकी नौकरानी शियाओवेई भी घायल हो गई थी, इसलिए इस समय उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और उसके लिए अकेले काम करना मुश्किल होगा। वह शाही महल से एक नौकरानी चाहती थी ताकि यांग लुओयांग अपनी सीमाओं के भीतर रहे और उसे अपने कार्यों को देखने वाली नई आंखों के डर से परेशान न करे। वह उम्मीद कर रही थी कि वह उसके लिए एक नौकरानी भेजेगा, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह उसकी देखभाल के लिए दरबार की महिलाओं की प्रमुख को भेजेगा। यह पागलपन है। वह हैरान थी, लेकिन खुश भी थी कि उसकी मदद के लिए कोई आया। ये सब झेंग लियांग का शुक्रिया था, जिसने उसके साथ रहने के लिए इतने अद्भुत व्यक्ति को भेजकर उस पर बहुत बड़ा उपकार किया। यदि यूलिंग जैसा करिश्माई व्यक्ति उसके साथ रहे तो उसे चांदा और यांग लुओयांग के बारे में कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसने ये क्यों कहा कि उसे यहाँ महामहिम ने भेजा है, क्योंकि उसने कभी महामहिम से कोई उपकार करने का अनुरोध नहीं किया था। तेरासी अच्छी खुशबू आ रही है। रॉयल पैलेस ड्रैगन मंडप। महाराज, मैंने आपके आदेशानुसार दरबारी महिला यूलिंग को यान परिवार के पास पहुंचा दिया है। गुलान ने झेंग लियांग को सूचना दी। उनके बीच का माहौल अब भी भारी और असहज है। हालांकि पहले के विपरीत झेंग लियांग उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा है, बल्कि उसने उसे दरबारी महिला यूलिंग को यान परिवार तक पहुंचाने के लिए भी कहा है। हालांकि इस कार्य के लिए उसे भेजने से पहले वह ये टिप्पणी करना नहीं भूले, "इस बार तुम भागोगे नहीं, है ना?" फिर से गुलान के पास महामहिम के सामने चुप रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है जब तक कि वह शांत नहीं हो जाते और सुबह की गलती के लिए उन्हें माफ नहीं कर देते। उसकी गलती से किसी की जान खतरे में पड़ गई थी। झेंग लियांग का उस पर गुस्सा होना वाजिब था। उसे यह स्वीकार करना होगा कि यदि लेडी यांगनिंग न होती तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती, और यदि भलू ने लेडी यांगनिंग और उनकी नौकरानी शियाओवेई पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया होता तो उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता।
इतना ही नहीं, अगर वेश्यालय में उनकी मौजूदगी के दौरान कोई घायल होता तो कई लोग महामहिम पर भी उंगली उठाते। शुक्र है कि हालात ऐसे नहीं बिगड़े, क्योंकि यांग निंग ने हालात बेकाबू होने से पहले ही भालू को मार गिराया। .. जेंग लियांग अपने कक्ष में एक कुर्सी पर बैठे थे और गुलान की रिपोर्ट सुनते हुए उन्होंने अपने लिए एक गिलास शराब पी ली। क्या यांग परिवार में रहते हुए कुछ हुआ था? जेंग लियांग ने पूछा। गुलान ने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपने होठों को भींच लिया, ये सोचते हुए कि उसे यह बात महामहिम को बतानी चाहिए या नहीं। जेंग लियांग ने शराब की बोतल नीचे रख दी और गुलान की तरफ देखा। जब उसे उसकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, उसके गंभीर भाव देखकर उसने कहा, तो कुछ हुआ था? क्या हुआ था? उसने पूछा। गुलान ने यांग परिवार में जो कुछ देखा था उससे वह परेशान था और उसे यकीन नहीं था कि जो उसने देखा वह सच था या नहीं। हालांकि चूंकि जेंग लियांग ने उनसे पूछा था, इसलिए उन्हें बिना इंतजार कराए जवाब दे देना चाहिए। जब हम वहां गए तो लेडी यांग निंग और उनके पिता मंत्री यांग गर्मागर्म बहस में लगे हुए थे। उन्होंने कहा। जेंग लियांग ने अपने होंठ भींच लिए और उसके माथे पर कुछ झुर्रियां उभर आईं। कैसी बहस? उसने ठंडे स्वर में पूछा। गुलान ने हिचकिचाते हुए कहा, चूंकि हम यांग परिवार से काफी दूर खड़े थे, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ सकी कि वे क्या बात कर रहे थे। हालांकि मैंने मंत्री यांग को गार्डों पर चिल्लाते हुए सुना कि वे लेडी यांग निंग को पकड़कर कहीं ले जाएं। लेडी यांग निंग की नौकरानी भी काफी हताश लग रही थी और जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसने यांग परिवार में देखी गई घटनाओं को याद किया। जब वह दरबारी महिला यूलिंग के साथ यांग हाउस होल्ड में गया तो उसने उसे यांग हाउस होल्ड के पास जाने से रोक दिया, क्योंकि उसने पहले ही लेडी यांग निंग को हाउस होल्ड के प्रवेश द्वार पर सामने के यार्ड के सामने खड़ा देखा था और ऐसा लग रहा था कि उसके और मंत्री यांग के बीच बहस चल रही है। Lady Yang Ning was injured and couldn't even stand properly. However, seeing her standing outside the Yang household for so long, he started to worry about her injuries which hadn't even healed yet. How can Yang Loyang not worry about his daughter's visibly painful injuries and interrogate her at the entrance of the household? Wasn't Yang Ning the pampered daughter of the Yang household? Then why would Minister Yang treat his daughter in such a nasty manner? Were the rumors that he had heard before were all lies, or what was it? He wondered. Adds by Pub Future. When the situation seemed to be escalating, Gulan was ready to go and interfere in the matter when Lady Yuling turned to him and ordered him to go back. He was hesitant, but knowing the status of Lady Yuling at the palace, he didn't doubt her capabilities and went back, leaving the responsibility of Lady Yang Ning in her hands. Since he has grown up with Zheng Liang, Lady Yuling was like a mother to him as well. She is not just a maid who has taken care of Zheng Liang when he was young, but was more than that for His Highness and him as well. He trusts in her and believes that nothing can go wrong until she is there. That's why His Highness sent her to the Yang household to take care of Lady Yang Ning. The aura around Zheng Liang turned gloomy when he heard Gulan's report. When Yang Ning requested him to provide her with a maid to look after her until she recovers from the injury, he understood the hidden meaning behind her words. She didn't ask for a maid just because Xiaowei is injured and there is no one to look after her. It was because she knew that something like that might happen and she wanted someone to be by her side to protect her. Seems like the relationship between Yang Ning and her father Yang Luoyang is worse than he had imagined. At that time, he got the hint that she was doing this to protect herself from the wrath of Yang Luoyang because she made this request after finding out about his argument with Yang Luoyang. That's why rather than sending just any maid to the Yang household, he assigned court Lady Yuling to serve Yang Ning. He respects and trusts in her more than anyone else. That's why rather than assigning any maid to Lady Yang Ning, he requested Lady Yuling to take care of this matter. He even went to His Majesty to get his permission since, at the moment, Lady Yuling has been assigned to the Meh Palace to serve His Majesty and has been appointed as the head of the court ladies of the palace. It wasn't easy to get his permission and send her to the Yang household to serve Yang Ning. However, thankfully, court lady Yuling also agreed to his request and His Majesty didn't object to this decision either because he was pleased by Yang Ning's praises earlier and was in a good mood. लगता है उसने दरबारी महिला यूलिंग को यांग परिवार में भेजकर सही काम किया। उसके यांग परिवार में होने से उसे यांग निंग की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यांग लुयांग यूलिंग की मौजूदगी में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जा सकते हो। जेंग लियांग ने गुलैन की ओर हाथ हिलाया और उसे जाने के लिए कहा। गुलान ने अपने होंठ भींच लिए और जेंग लियांग के ठंडे व्यवहार से उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने विनम्रता से उसे प्रणाम किया और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। तभी उसने जेंग लियांग को ये कहते सुना, मैंने लेडी यांग निंग से सुना है कि उन्होंने ही आपको घटनास्थल से चले जाने के लिए कहा था। गुलान के कदम रुक गए और वह आश्चर्य से जेंग लियांग की ओर मुड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि महल में मची अफरा तफरी के बीच लेडी यांग निंग उसके किए की वजह महामहिम को बताएगी। मैं अब भी तुमसे नाराज हूं कि तुमने उसकी बात मान ली और उसे अकेला छोड़ दिया। तुम सबसे लंबे समय से मेरे साथ रही हो और तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं एक जंगली भालू से निपटने में सक्षम हूं, लेकिन लेडी यांग निंग नहीं। जेंग लियांग ने कहा। यद्यपि यांग निंग ने समय रहते स्वयं को बचा लिया, लेकिन यदि उसका निशाना चूक जाता और वह भालू को नहीं लगता तो क्या होता? उन्होंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हालांकि मैंने इस मामले को जाने देने का फैसला किया है, क्योंकि लेडी यांग निंग ने आपके कर्तव्य की लापरवाही के लिए आपको माफ कर दिया है और मुझसे भी आपकी ओर से आपको माफ करने का अनुरोध किया है। तुम्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि अगर वह न होती तो मैं तुम्हें बाघों से लड़ने के लिए उत्तरी सीमा पर भेज देता। जेंग लियांग ने माहौल को हल्का करने के लिए उसे चिढ़ाया, लेकिन गुलान उसकी बातों से कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके ठंडे और उदासीन भावों के कारण गुलान उसके तथाकथित मजाक के पीछे की ईमानदारी को महसूस कर सकती थी। मुझे अपनी जान बचाने के लिए लेडी यांग निंग के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए।
गुलान ने जवाब में कहा और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसके कक्ष से भाग गई ताकि वह अपना मन न बदल दे और उसे सजा के तौर पर बाघों से लड़ने के लिए न भेज दे। गुलान के इतनी जल्दी भाग जाने पर जेंग लियांग हैरान रह गया और हंस पड़ा। अच्छा, कम से कम उसके पास तो जीने के हुनर हैं। अगर वह बाघों के साथ भी रहे तो भी नहीं मरेगा, उसने अपने पे का घूंट लेते हुए कहा। अपना ड्रिंक खत्म करने के बाद जेंग लियांग ने अपना ऊपरी चोगा उतारा और सोने के लिए तैयार हो गया। जब वह बिस्तर के पास गया और बिस्तर पर पड़े रफल्ड कंबल को देखा तो उसके कान खड़े हो गए, ये याद करके कि यह वही तरफ है जहां पहले यान निंग सो रही थी। उस समय उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और उसे अतिथि कक्ष में ले जाने के बजाय अपने बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन उसके जाने के बाद उसी बिस्तर पर सोना अजीब लग रहा था जहां पहले यान निंग सोती थी। कुछ देर पहले एक नौकरानी कंबल और चादर बदलने आई थी, लेकिन किसी वजह से वह नहीं चाहता था कि वह कुछ बदले और उसे भगा दिया। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। आह, मैं तो पागल हो रहा हूँ, मैं युवराज हूँ। युवराज उस बिस्तर का इस्तेमाल कैसे कर सकता है जो किसी और ने इस्तेमाल किया है। वह कराहते हुए बिस्तर पर लेट गया और खुद को कंबल से ढक लिया। खैर, कम से कम इसकी खुशबू तो अच्छी है। वह हंसा और वापस सो गया। 84 इतना अनादर। यांग हाउस होल्ड। यूलिंग जब यांग निंग को उसके कक्ष में ले गई तो वह उसकी परिस्थितियों को देखकर हैरान रह गई। लेडी यांग निंग, क्या यह आपका कक्ष है? यांग निंग के कक्ष के चारों ओर देखते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। यांग निंग यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, हालांकि उसका कमरा उसके कुलीन वर्ग जैसा बिल्कुल नहीं था। कमरे में उसके सोने के लिए एक लकड़ी का बिस्तर और एक असुविधाजनक और सख्त गद्दा था, और एक शीशे वाली मेज भी थी जो घिसी पिटी लग रही थी और उसके कोने भी टूट रहे थे। इतना ही नहीं, दीवार और पर्दों की हालत देखकर भी वह दंग रह गई। दीवारें और छत सिर्फ बलुआ पत्थर की ईंटों से बनी थी, उन पर कोई रंग रोगन या फैंसी वॉलपेपर नहीं था। कमरे में एक भी पेंटिंग या सजावट नहीं थी। पर्दे भी घटिया कपड़े के बने थे और पुराने तथा गंदे लग रहे थे। इतना ही नहीं, उसका कक्ष घर के पीछे की ओर स्थित था, परिवार के सभी सदस्यों के कक्षों से दूर और नौकरों के क्वार्टर के पास था। किसी कुलीन महिला का कक्ष ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भंडार कक्ष को ही उसका कक्ष बना दिया हो। इतना अनादर .. यांग निंग यूलिंग की मदद से बिस्तर पर बैठ गई और उसने उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं देखा। वह इतनी थकी हुई थी कि अब किसी बात की चिंता नहीं कर पा रही थी। पहले तो इतनी देर तक बाहर खड़े रहने से उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, अब वह राहत की सांस ले सकती है। बिस्तर पर बैठने और अपने घायल पैरों को बिस्तर पर रखने के बाद तभी यांग निंग ने यूलिंग के प्रश्न का उत्तर दिया। हाँ, यह मेरा कक्ष है लेडी यूलिंग, पहले मेरा पक्ष लेने के लिए धन्यवाद। यांग निंग ने उसकी ओर देखा और उसे सच्चे दिल से धन्यवाद दिया। ज़ियाओवेई के अलावा दरबारी महिला यूलिंग पहली महिला थी जिन्होंने इस दुनिया में आने के बाद से उसका साथ दिया, वरना यहाँ लगभग हर कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसके विनाश का इंतजार कर रहा है। यूलिंग ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, लेडी यांग निंग, आपको इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस वही कर रहा था जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। और हाँ, तुम्हें मुझे इतना औपचारिक रूप से संबोधित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जल्द ही क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हो, तुम मुझे बस मेरे नाम से बुला सकती हो, यूलिंग। इस तरह से बुलाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसने कहा। यांग निंग ने उत्साह से अपना सिर हिलाया और कहा, ओह, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं और ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा अनुभवी भी। मैं आपका अनादर करने की हिम्मत नहीं कर सकती। इसके बजाय आपको मुझे लेडी यांग निंग के बजाय यांग निंग कहना चाहिए। मुझे इस तरह आराम मिलेगा, यांग निंग ने जोर देकर कहा। उसे हमेशा अजीब लगता है जब सब उसे लेडी यांग निंग कहकर बुलाते हैं। चूंकि उसे जीवन में इतना सम्मान कभी नहीं मिला, इसलिए वह अभी भी ऐसी औपचारिकताओं में समायोजित नहीं हो पा रही है। वह नहीं चाहती कि यूलिंग, जो उससे बड़ी है, उसके आसपास भी ऐसा ही करे। इससे उसे और असहजता ही होगी। यांग निंग को चांगाह या यांग लुयांग को उनके नाम से संबोधित करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह किसी भी तरह से उनका सम्मान नहीं करती है। हालांकि वह लेडी यूलिंग का अनादर करने की हिम्मत नहीं कर सकती जिससे वह प्यार करती है। एक महिला एक ही समय में इतनी सुंदर और आकर्षक कैसे हो सकती है? वह सचमुच गर्ल क्रश की परिभाषा है। वह जिस तरह से व्यवहार करती है या बोलती है और जो कुछ भी करती है, वह शान और परिष्कार की झलक देता है। हालांकि उसकी ठंडी आंखें और तीखे शब्द किसी के भी अहंकार को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। उसे इस महिला को अपने पक्ष में करना होगा। यूलिंग यांग निंग के मिलनसार व्यक्तित्व से सुखद आश्चर्यचकित था और उसकी आंखों में उसकी ईमानदारी देख सकता था। यांग निंग के काले और दुष्ट व्यक्तित्व के बारे में उसने दूसरी नौकरानियों से जो अफवाहें सुनी थीं, वे सब उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए एक जाल की तरह लगती हैं। वह इतनी लंबी जिंदगी जी चुकी है कि किसी की आंखों में देखकर पता लगा सकती है कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं, क्योंकि आंखें इंसान के लिए आईने की तरह होती हैं। आप झूठ बोल सकते हैं और सच छिपा सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें आपकी सच्ची भावनाओं को उजागर कर देंगी। यांग निंग ऐसी नहीं लगती जो अपनी नौकरानी को सताती हो या सबको नीची नज़र से देखती हो, वरना कोई नौकर जमीन पर घुटने टेक कर उसकी तरफ से गिड़गिड़ा क्यों सकता है? यांग निंग की आंखों में वह अपनी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प देख सकती थी। उसने पहले भी देखा था कि कैसे उसने जिंग बाओ की कलाई मरोड़ी थी और वह उसकी आत्मरक्षा करने की क्षमता से बहुत प्रभावित हुई थी। क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए सुंदर, आकर्षक और जिम्मेदार होने के अलावा ये भी जानना होगा कि क्रूर महल से खुद को कैसे बचाया जाए। यांग निंग में क्राउन प्रिंसेस बनने के सारे गुण हैं, ये तो पक्का है। ठीक है, चूंकि लेडी यांग निंग बहुत जिद कर रही हैं और मुझसे छोटी भी हैं, इसलिए मैं आपको अकेले में यांग निंग ही कहूंगा। हालांकि हमें लोगों के सामने प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यूलिंग ने उनकी बात मान ली। तुम थकी हुई हो, चलो मैं तुम्हारे रात के कपड़े लाती हूँ ताकि तुम बदल सको।
यूलिंग ने कहा और अपनी अलमारी से कपड़े लेने चली गई। यांग निंग ने उसे नहीं रोका और उसे वह काम करने दिया जिसके लिए वह यहाँ आई थी। यूलिंग सोच रही थी कि यांग निंग इतनी विकट परिस्थितियों में कैसे रह सकती है, लेकिन जब उसने अपने रात के कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली तो वह अपने कपड़ों का संग्रह देखकर भयभीत हो गई। उसकी कुलीन हैसियत और जल्द ही शाही परिवार का हिस्सा बनने वाली होने को देखते हुए उसके पास रंग बिरंगे और चमकीले कपड़ों से भरी कम से कम 2 बड़ी अलमारियां होनी चाहिए थीं। लेकिन उसके पास मुट्ठी भर कपड़े ही थे और वे सभी एक कुलीन परिवार की महिला के लिए घटिया और घटिया क्वालिटी के थे। इन पोशाकों के साथ पहनने के लिए ज़्यादा सामान और आभूषण भी नहीं हैं। वह यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं और जल्द ही क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहना चाहिए, लेकिन अगर वो ये घटिया घिसे पिटे कपड़े पहनकर सार्वजनिक रूप से बाहर जाएंगी तो लोग शाही परिवार के बारे में क्या सोचेंगे। उनकी छवि अब शाही परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। अब जब वह इसके बारे में सोचती है तो वह हमेशा यांग निंग को सादे और सरल कपड़े पहने हुए देखती है। जब उन्होंने पहली बार उन्हें महामहिम के जन्मदिन भोज समारोह में देखा तो उस दिन उन्होंने जो पोशाक पहनने का चयन किया था उससे मेहमानों में काफ़ी हलचल मच गई थी। यांग निंग ने बताया कि उन्होंने सूखे के संकट से जूझ रहे और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए सादे पीले रंग की पोशाक पहनी थी। यद्यपि उन्होंने सादी पोशाक पहनी थी, फिर भी वे सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहीं तथा उनके आकर्षक रूप ने नीरस और फीकी पोशाक की गरिमा को और बढ़ा दिया। ये सब उसकी अद्भुत सुंदरता के कारण ही था कि उसने इस घटिया और नीरस पोशाक को एक महंगी, विशेष रूप से निर्मित पोशाक जैसा बना दिया। हालांकि उसकी चकाचौंध भरी खूबसूरती किसी को भी उसे नीची नज़र से देखने और उसके साथ बुरा व्यवहार करने की इजाज़त नहीं देती। यांग परिवार में किसी भी तरह की कमी नहीं है। यांग लुयांग शाही दरबार में वित्त विभाग का प्रमुख है और उसके पास पर्याप्त से ज़्यादा धन और संपत्ति है। वह अपनी बेटी को इतना नीरस और मितव्ययी जीवन कैसे जीने दे सकता है। कमरे और उसके कपड़ों की हालत यांग परिवार के नौकर से भी बदतर थी। इससे पहले हेडमेड ने भी यांग निंग की तुलना में ज़्यादा अंगूठियां पहन रखी थीं। इस लड़की के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। जब उसने पहले यांग निंग और यांग लुयांग के बीच बहस देखी तो उसने सोचा कि शाही महल में एक जटिल स्थिति में पड़ने के कारण वह उस पर क्रोधित है। हालांकि यांग निंग की स्थिति देखकर उसे एहसास हुआ कि पिता और पुत्री के बीच का रिश्ता उतना सामंजस्यपूर्ण नहीं है जितना उसने सोचा था। यांग लुयांग ने दुनिया के सामने एक प्यारे पिता की जो तस्वीर पेश की वह उनका एक और दिखावा मात्र था। झेंग लियांग सही थे, दुनिया के सामने यांग परिवार की छवि वास्तविकता से बहुत अलग है। अगर ऐसा है तो अब समय आ गया है कि वह इस जगह की सफाई करे, क्योंकि इसीलिए उसे यहाँ भेजा गया है। जब यूलिंग ने यांग निंग को आरामदायक रात के कपड़े पहनाने में मदद की और उसे बिस्तर पर लिटा दिया तो उसने यांग निंग को ये कहते सुना, लेडी यूलिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, कृपया आगे बढ़ें, यूलिंग ने कहा। पहले आपने कहा था कि महाराज आपको मेरी देखभाल के लिए यहाँ भेजा है। हालांकि मैंने महाराज से अनुरोध किया था कि वे मुझे एक नौकरानी दे दे जो मेरे ठीक होने तक मेरी सेवा करेगी। क्या आप बता सकते हैं कि आपको यहाँ कैसे नियुक्त किया गया? उसने उत्सुकता से पूछा। यूलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे यहाँ आने की अनुमति महामहिम ने ही दी थी। हालांकि महामहिम ने ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा था, लेकिन महामहिम की अनुमति के बिना वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं महामहिम की प्रतिनिधि हूँ। उसने समझाया, मैं मुख्य महल में महामहिम की सेवा करता हूँ। हालांकि मैं युवराज के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने मुझसे अपने लिए कुछ करने का अनुरोध किया था। मैं ऐसा कैसे न कर सकता हूँ, इसलिए तो मैं आपकी सेवा करने यहाँ आया हूँ। यांग निंग अवाक रह गई क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि झेंग लियांग उसकी सेवा के लिए किसी नौकरानी की बजाय अपनी दरबारी को भेजेगा। वह उसका यह एहसान कैसे स्वीकार कर सकती है? 85 हम एक जैसे नहीं हैं। ये रहा आपका कमरा, सुश्री यूलिंग। पानी का जग आपके बिस्तर के पास मेज पर रखा है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप दूसरी नौकरानियों से पूछ सकती हैं। जिंगबाओ ने यूलिंग को वह अतिथि कक्ष दिखाया जहां उसे आज रात सोना था। यांग लुयांग के आदेशानुसार उसने अतिथि कक्ष की सफाई की और यूलिंग के लिए चादरें और कंबल बदले। हालांकि उसने मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती नहीं जलाई क्योंकि यह यूलिंग का ही आदेश था और वह दूसरों के आदेश नहीं मानती। वह यांग परिवार की मुख्य सेविका है और उसे ऐसे छोटे मोटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि यह यांग लुयांग का आदेश था इसलिए वह इसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती। इसलिए उसने यांग लुयांग के आदेशानुसार ही काम किया और कुछ नहीं। वह यांग परिवार की मुख्य दासी है जबकि यूलिंग शाही महल में दरबारी महिलाओं की प्रमुख है। दोनों की उपाधियां एक ही हैं, बस जगह अलग अलग है। उसे नीची नज़र से देखने और उसे किसी और दासी की तरह आदेश देने का अधिकार किस बात ने दिया? हालांकि यांग निंग के कारण जिंगबाओ को कुछ समय के लिए अपना पद खोना पड़ा था, लेकिन अब वह फिर से काम पर वापस आ गई है। पिछली बार जब यांग निंग ने उस पर उसके वस्त्र से रत्न चुराने का झूठा आरोप लगाया था तो उसे न केवल सजा के तौर पर 100 कोड़े मारे गए थे, बल्कि यांग परिवार की मुख्य सेविका के रूप में उसके अधिकार भी छीन लिए गए थे। हालांकि अपनी सजा को स्वीकार करने और पिछले कुछ दिनों में अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार दिखाने के बाद चांग आह ने यांग लुयांग से बात की और उसे आश्वस्त किया कि जिंगबाओ के अलावा कोई भी घर की जिम्मेदारियों का प्रबंधन नहीं कर सकता है और नौकरों की देखरेख नहीं कर सकता है। वह सभी नौकरानियों में सबसे वरिष्ठ है और इतने लंबे समय से उनके लिए काम कर रही है। इतनी छोटी सी बात के लिए जिंगबाओ को मुख्य नौकरानी के पद से हटाना उनके लिए उचित नहीं होगा। चांग आह ने यांग लुयांग को यह कहकर मना लिया कि जिंगबाओ को तो बिना किसी शिकायत के सजा मिल गई है और उसे पहले ही 100 कोड़े पड़ चुके हैं। एक छोटी सी गलती के लिए यह सजा काफ़ी है और इसके अलावा यह उसका पहला अपराध था। ... इसके लिए उसे क्षमा किया जाना चाहिए। अंततः उसे उसकी गलती के लिए क्षमा कर दिया गया और उसे एक बार फिर घर की मुख्य नौकरानी की उपाधि दी गई।
यूलिंग ने अतिथि कक्ष में चारों ओर देखा और तिरस्कार से अपने होंठ भींच लिए। अतिथि कक्ष सुव्यवस्थित था और सुंदर चित्रों और मूर्तियों से सजा हुआ था, लेडी यांगनिंग को दिए गए खली और उदास कक्ष के विपरीत। यहाँ तक कि यांग परिवार का अतिथि कक्ष भी लेडी यांगनिंग के कक्ष से अधिक उत्तम और व्यवस्थित है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भी खाली कमरे में फेंक दिया गया हो और उसे कमरा आवंटित करते समय किसी ने भी यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के उसके दर्जे पर विचार नहीं किया। शुक्रिया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, यूलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जिंगबाओ ने अपने होंठ भींच लिए और सोचा कि क्या यूलिंग जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। उसने बस उसे कहा था कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो किसी और नौकरानी की तलाश करे। क्या उसे यह संकेत नहीं मिला कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होने पर भी उस तक न पहुंचे? वह घर की मुख्य सेविका है जो यांग घर की मालकिन और स्वामी की सेवा करती है। क्या वह उसे एक कमज़ोर व्यक्ति लगती है जो एक साधारण दरबारी महिला की एक सम्मानित अतिथि की तरह सेवा करेगी? जिंगबाओ ने गहरी सांस ली और उसकी बातों पर जोर से मुस्कुराया। हाँ, कृपया ऐसा ही करें। चूंकि आप यहाँ लेडी यांगनिंग की सेवा करने आई हैं, इसलिए जब तक आप यांग परिवार के काम से परिचित नहीं हो जाती, मैं आपकी मदद करूंगा। वह चाहती थी कि यूलिंग को पता चले कि अगर वह यांगनिंग की सेवा करने के लिए यहाँ है तो उसे अपने काम के अनुसार कार्य करना चाहिए और खुद को कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि यांग लुयांग ने उसे नौकरानी क्वार्टर की बजाय अतिथि कक्ष में रहने की अनुमति दी थी। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यूलिंग इतने ध्यान की हकदार थी, बल्कि इसलिए कि उसने महामहिम के नाम को अपनी ढाल बनाया और अपनी चालाक हरकतों से यांग लुयांग का पक्ष जीतने की कोशिश की। यूलिंग ने जिंगबाओ की निष्क्रिय शत्रुता देखकर अपनी भौहें चढ़ाईं। वह उस पर मुस्कुराई और बोली, तुम्हें मेरे काम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं शाही परिवार के सदस्यों की सेवा किसी से भी बेहतर जानती हूँ। तुम निश्चिंत रहो। जिंगबाओ ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, लेकिन चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान बनाए रखी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो उसे नीचे देख रही हो? उसने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से उसने उसे देखा और मुस्कुराया उससे उसे बुरा लगा। उसकी मुस्कान देखने में इतनी अपमानजनक क्यों है? मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। फिर मैं विदा लेती हूँ। जिंगबाओ ने उसे अलविदा कहा और अतिथि कक्ष से बाहर निकलने ही वाली थी कि यूलिंग ने कहा, मुख्य नौकरानी जिंगबाओ। हाँ, क्या आपके कोई प्रश्न है? जिंगबाओ ने मुड़कर पूछा। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि मैं पहले ही अपना परिचय ठीक से देना भूल गया, यूलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जिंगबाओ ने अपनी भौहें उठाईं और यूलिंग के परिचय का इंतजार करते हुए अजीब तरह से हंस पड़ी। वह अचानक अपना परिचय क्यों देना चाहती है? उसने सोचा। वह अपने क्वार्टर में वापस जाकर आराम करना चाहती थी, लेकिन यूलिंग की वजह से वह अभी भी जाग रही है और उसे यांग परिवार से परिचित होने में सहायता कर रही है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, मेरा नाम यूलिंग है। मैं युवराज की युवावस्था से ही उनकी सेवा कर रही हूँ और वर्तमान में मुझे मुख्य महल में नियुक्त किया गया है, जहाँ मैं महामहिम की दरबारी के रूप में सेवा कर रही हूँ। मैं दरबार की महिलाओं की प्रमुख का पद भी संभालती हूँ और अन्य दरबारी महिलाओं को उचित सम्मान और शिष्टाचार के साथ शाही परिवार की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित करने और उनकी देखरेख करने की प्रभारी हूँ। उसने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, जिंगबाओ ने झिझकते हुए कहा और यूलिंग के विस्तृत परिचय से हैरान रह गई। उसे इतना लंबा परिचय देने की क्या जरूरत थी? उसने सोचा, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। अरे, मैं अपनी उम्र तो बताना ही भूल गई। इस साल मेरी उम्र 46 साल हो गई है। आपकी क्या हालत है? उसने पूछा। जिंगबाओ ने भौहें चढ़ाईं और उसके अप्रत्याशित सवाल से चौंक गया। इस साल मेरी उम्र 37 साल है। लेकिन तुमने मेरी उम्र क्यों पूछी? ओह, तो तुम मुझसे लगभग 10 साल छोटी हो। मैं बता नहीं सकती थी क्योंकि तुम मुझसे बड़ी लग रही थी। मैं तो तुम्हें बड़ी बहन कहने ही वाली थी। हाँ, मुझे खुशी है कि मैंने औपचारिकताएं पूरी करने से पहले तुम्हारी उम्र पूछ ली। यूलिंग अपनी अप्रत्याशित रूप से कम उम्र के बारे में सुनकर हंस पड़ी और मजाक करने लगी। जिंगबाओ का चेहरा उदास हो गया जब यूलिंग ने हंसते हुए कहा कि वह अपनी उम्र की तुलना में बूढ़ी दिखती है। वो बूढ़ी लग रही है। हाँ, खैर, कम से कम वो उससे छोटी तो है, जबकि वो एक बूढ़ी औरत है जो यांग परिवार में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है। अगर उसे शाही महल इतना ही पसंद है तो वह वहाँ क्यों नहीं रह सकती? अपने सामने इतना बड़ा करके वह क्या करना चाहती है? वह सोच रही थी। इसलिए औपचारिकताओं को कभी भी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। कौन जाने अनजाने में कौन सी गलती हो जाए, यूलिंग ने टिप्पणी की। जिंगबाओ की भौहें तन गईं क्योंकि वह उसकी समझ से परे बातें समझ नहीं पा रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर वह क्या कह रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हम एक ही उम्र के दिखते हैं लेकिन अलग अलग आयु वर्ग के हैं, उसी तरह भले ही हम काम पर एक ही पद पर हैं लेकिन हमारे पद बहुत अलग हैं। मैं महामहिम की सेवा करती हूँ और शाही महल में दरबारी महिलाओं की प्रमुख का पद संभालती हूँ, जबकि आप यांग परिवार की प्रमुख सेविका के रूप में काम करती हैं और मंत्री यांग की सेवा करती हैं जो शाही दरबार में काम करते हैं। दोनों पदों के बीच का अंतर आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा है। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे अपने स्तर का न समझें, क्योंकि हम एक ही स्तर पर नहीं हैं। अगर तुम बाहर जाओगी तो दरबार की बाकी औरतें भी तुमसे ऊपर मानी जाएंगी। उम्मीद है कि तुम इस फर्क को समझोगी और अगली बार मुझे मेरी उपाधियों से ही सही ढंग से संबोधित करोगी। यूलिंग के साफ और सीधे शब्द जिंगबाओ के लिए एक चेतावनी बम की तरह थे और उसे अपनी हैसियत के हिसाब से काम करने की हिदायत दे रहे थे। अगर आपको सब याद नहीं है तो आप मुझे नाम से भी बुला सकती हैं, लेडी यूलिंग। महल में बाकी दरबारी महिलाएं मुझे इसी तरह बुलाती हैं। आप भी ऐसा ही कर सकती हैं, लेकिन मुझे अब कभी मिस यूलिंग मत कहना। मुझे ये पसंद नहीं जब लोग दूसरे व्यक्ति की सहमति लिए बिना औपचारिकताएं पूरी कर देते हैं और उनके साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं। यह असभ्यता है। क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ?
अपनी बात कहने के बाद यूलिंग ने उस पर मुस्कुराते हुए अपनी बात अच्छे से खत्म की। हालांकि जिंगबाओ इससे खुश नहीं था। जिंगबाओ 86 बाहर जाना। जिंगबाओ तब अवाक रह गई जब यूलिंग ने औपचारिक रूप से अपना परिचय दिया। यह कोई आत्म परिचय नहीं था। उसने उसे नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें कहीं और उनके बीच एक रेखा खींचकर अपनी सीमाएं तय कर रही थी। वह जिंगबाओ को चेतावनी दे रही थी कि वह अपनी हद में रहे और उसके साथ ज्यादा दोस्ताना व्यवहार न करे। जब उसने बताया कि वह महामहिम की सेवा करती है जबकि जिंगबाओ महामहिम के अधीन शाही दरबार में काम करने वाले यांग लुयांग की सेवा करती है तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसने सोचा था कि इस बातचीत में वह महामहिम का नाम ले लेगी। जब यूलिंग ने घर में प्रवेश किया तो वह सोच रही थी कि उसकी निगरानी करना कोई परेशानी नहीं होगी और वह कुछ दिनों तक यांग निंग की सहायता करने के बाद चली जाएगी। हालांकि जिस तरह से वह महल में दरबार की महिलाओं की प्रमुख के रूप में अपने अधिकार और अपनी स्थिति को दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसे देखते हुए उसे यकीन नहीं था कि अगले कुछ दिन कैसे होंगे। जिंगबाओ ने घबराहट में अपने होंठ भींच लिए क्योंकि वह अपनी बात का जवाब देने से डर रही थी। ये पहली बार था जब किसी ने उससे कुछ कहा था और वह उसका जवाब नहीं दे पा रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यूमिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह उसके साथ इतना सीधा व्यवहार करने की योजना नहीं बना रही थी। हालांकि जिंगबाओ जिस तरह से उसके साथ लापरवाही से पेश आ रहा था और ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो उसे उसके प्रति कोई दुश्मनी महसूस ही न हो, उसे ये दिखाने की जरूरत थी कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। हाँ, मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब था, लेडी यूलिंग। जिंगबाओ की आवाज़ कांप उठी जब उसने उसके सवाल का जवाब दिया। ... यूलिंग का पोज इतना जोरदार और डराने वाला था कि उसके सामने आत्मविश्वास से खड़ा होना मुश्किल था। ये औरत पागल है, पागल। अगली सुबह आउच, यांग निंग दर्द से चिल्लाई और अचानक नींद से जाग गई जब उसने नींद में करवट ली और गलती से उसका पैर सख्त गद्दे से टकरा गया। अभी भी इतना दर्द क्यों हो रहा है? कल की रोमांचक घटनाओं को याद करके वह दर्द से बड़बड़ा उठी। उसे लगभग यकीन हो गया कि यह कोई सपना था जिसमें उसने एक जंगली भालू को अपनी ओर दौड़ते देखा था। हालांकि उसके घायल पैर और दर्द भरे शरीर ने उसे एहसास दिलाया कि यह कोई सपना नहीं था। ये सब सच था, इतना सच कि सच होना मुश्किल था। किसने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब उस पर जंगली भालू हमला कर देगा। उसे मानना ही पड़ेगा कि उसकी जिंदगी जंगली रोमांचों से भरी है। राष्ट्र की शूरवीर से वह एक ही रात में देशद्रोही बन गई। अपने छात्रावास में बियर पीते पीते वह उपन्यास की दुनिया में पहुंच गई। उसका जीवन वास्तव में काफी अस्तव्यस्त और साहसिक है। हाँ, इस दुनिया में एक और दिन आ गया। यांग निंग ने एक थका देने वाली आह भरी जब उसने अपने सिर के ऊपर पैटर्न वाली बलुआ पत्थर की ईंटों से बनी छत देखी। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे लेकिन उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उफ, सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? मैं वापस जाना चाहती हूँ। वह झुंझलाकर बिस्तर पर छटपटाए। जैसे ही वह सुबह की शिकायत कर रही थी, यांग निंग चौंक गई जब उसने यूलिंग की आवाज़ सुनी जो अभी अभी बाहर से आई थी। यांग निंग, तुम जाग गई? हाँ, यांग निंग ने अजीब तरह से जवाब दिया और खुद बिस्तर पर बैठने की कोशिश करने लगी। यूलिंग के मुंह से अपना नाम सुनकर उसे उम्मीद से ज्यादा असहजता महसूस हुई। हालांकि ये हर समय उसे लेडी यांग निंग कहकर पुकारते सुनने से बेहतर है, क्योंकि यह सुनकर उसे एक सच्ची महिला होने का एहसास होता है और वह एक खास तरह से व्यवहार करने के लिए मजबूर हो जाती है। यांग निंग की यादें ताज़ा होने के बाद उसे इन दिनों अपनी असली पहचान समझने में मुश्किल हो रही थी। क्या वह फैंगली है या यांग निंग? क्या उसे यांग निंग की तरह व्यवहार करना चाहिए या अपने असली रूप में? वह वास्तव में कौन है? नहीं, अकेले खड़े मत हो वरना तुम्हारे पैर पर जोर पड़ेगा। यूलिंग जल्दी से यांग निंग को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा और उसे बिस्तर पर बैठने में मदद की। उसने उसकी पीठ के पीछे एक तकिया भी रख दिया ताकि यांग निंग बिस्तर के सिरहाने पर आराम से लेट सके। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द हो रहा है? यूलिंग ने अपनी चोट देखते हुए चिंता से पूछा। समय के साथ यह ठीक हो जाएगा। यांग निंग ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि यह अभी भी बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन यूलिंग उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गया। चिंता मत करो, शाही चिकित्सक थोड़ी देर में तुम्हारी जांच करने आएंगे। तुम्हारी चोट जल्द ही ठीक हो जाएगी। बस थोड़ा सा धैर्य रखो और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यूलिंग ने उसे देखकर मुस्कुराया। यांग निंग ने अपनी भौहें उठाईं और यूलिंग की बातों में दिलचस्पी लेने लगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि वह सिर्फ अपनी चोट के बारे में बात नहीं कर रही थी? जियाओवेई कहाँ है? मैंने उसे कल से नहीं देखा। यांग निंग ने पूछा ताकि पता चल सके कि जियाओवेई अभी तक उसे मिलने नहीं आई है, वरना वह सुबह सुबह आकर उसे जगा देगी और उसे तैयार होने के लिए मजबूर करेगी। हालांकि लेडी यूलिंग ने उसे जल्दी उठने के लिए मजबूर नहीं किया और उसे तैयार होने के लिए कहा। हो सकता है कि उसकी तबीयत अभी भी खराब हो और उसे कल की चोट और सदमे से उबरने के लिए भरपूर आराम की जरूरत हो। यूलिंग यांग निंग के बिस्तर के किनारे बैठ गया और उसके सूजे हुए पैरों को धीरे से और सावधानी से मालिश की, ध्यान रखते हुए कि उसके घावों को न छुए, और उसके सवाल का जवाब दिया। वह लड़की सुबह सुबह तुमसे मिलने आने की जिद कर रही थी। हालांकि मैंने उसे आने से रोक दिया था। चूंकि वह भी घायल है, इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि वह कोई भी काम शुरू करने से पहले 2 दिन आराम करे। अगर वह इस हालत में काम करेगी तो आपको भी चिंता और अपराध बोध होगा। इसलिए मैंने उसे अपने क्वार्टर में ही रहने और तब तक आराम करने को कहा जब तक वह ठीक न हो जाए। यांग निंग यूलिंग की बातों से हैरान थी और उसके कामों से भी। अब वह समझ सकती थी कि जेंग लियांग और महामहिम लेडी यूलिंग पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने वर्षों की कड़ी मेहनत और शाही परिवार के प्रति निष्ठा से यह सम्मान अर्जित किया था। लेडी यूलिंग, यांग निंग ने नम आंखों से उसकी ओर देखा। कोई इतना विचारशील और साथ ही इतना करिश्माई कैसे हो सकता है?
इनमें से कम एक गुण पाना पहले से ही मुश्किल है, लेकिन उसमें दोनों हैं। यांग निंग को इस तरह भावुक होते देख यू लिंग हंस पड़ा और बोला, इसमें आभारी होने जैसी कोई बात नहीं है। ये सब मेरा कर्तव्य है। आप जल्द ही युवराज बनने वाली हैं। बेशक मुझे आपकी अच्छी तरह से सेवा करनी होगी। यांग निंग यूलिंग की बातों से हैरान रह गई और एक बार फिर उससे प्रभावित हुई। यह महिला उसे इतना पसंद कर रही है कि वह उसके लिए एक छोटा सा फैन कैफे खोलना चाहती है। जैसे ही यांग निंग करिश्मा यूलिंग की प्रशंसा में व्यस्त थे, कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और कुछ कर्मचारी कमरे में दाखिल हुए। लेडी यांग निंग को नमस्कार। यांग निंग को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अचानक उसका अभिवादन किया और उसके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आए। क्या कुछ हो रहा है? उसने सोचा। हाँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? यांग निंग ने उलझन में पूछा। इससे पहले कि नौकर उसके प्रश्न का उत्तर दे पाते, यूलिंग ने उत्तर दिया, मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। तुमने उन्हें यहाँ बुलाया? क्यों? यांग निंग ने पूछा। अपना सामान ले जाने के लिए। लेडी यांग निंग, आप इस कमरे से बाहर जा रही हैं। यूलिंग ने चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। यांग निंग। यूलिंग की बातें सुनकर यांग निंग हतप्रभ रह गई। वह इस कमरे से बाहर जा रही है? अचानक क्यों? अगर यह कमरा न होता तो वह कहाँ जाती? अचानक मिली इस चौंकाने वाली खबर से उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। इस कमरे से बाहर जा रही हो? कहाँ और क्यों? यूलिंग ने उसे देखकर मुस्कुराया, हालांकि उसने तुरंत उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वह नौकरों की ओर मुड़ी और बोली, तुम सब पहले उस कमरे से सामान हटाओ। 1 घंटे बाद तुम इस कमरे से सामान हटाना शुरू कर सकते हो। हाँ, लेडी यूलिंग। नौकरों ने एक स्वर में उत्तर दिया और यूलिंग का आदेश पाकर कक्ष से बाहर चले गए। नौकरों के कक्ष से चले जाने के बाद तभी यूलिंग ने अपना ध्यान फिर से यांग निंग की ओर लगाया। तुम यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो और जल्द ही शाही परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य बनने वाली हो। आप हर चीज़ में सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है और आप इतने लंबे समय से इतनी खराब व्यवस्था वाले कमरे में रह रहे हैं। इसलिए मैंने मंत्री यांग लुयांग से इस मुद्दे पर बात की और आपके लिए एक और कमरे की व्यवस्था की जो इस कमरे से बड़ा और बेहतर हो। यूलिंग ने कहा। यांग निंग की आंखें उसकी बात सुनकर चौंक कर चौड़ी हो गईं। तुमने अपने पिता से पहले ही बात कर ली थी और वह मान गए? कैसे? यांग निंग ने अपने होंठ भींच लिए और लगभग अपने पिता को उनके पहले नाम से पुकारने लगी। उसे अभी भी इस तथ्य को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है कि उसे यांग लुयांग को अपना पिता कहना चाहिए, जो एक बेवकूफ़ के अलावा कुछ नहीं है। यूलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक उसे इसके लिए सहमत होना ही था। ये कुछ ऐसा था जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं तो बस उसकी गलतियों को सुधारने में उसकी मदद कर रहा था। 87 योजना में बदलाव। मैं तो बस उसकी गलतियां सुधारने में उसकी मदद कर रही थी। यांग निंग यूलिंग की बातें सुनकर दंग रह गई। उसमें शिष्टता और शालीनता के साथ साथ जो चुलबुलापन है वह बेमिसाल है। वह कल रात ही यांग परिवार में दाखिल हुई है और उसने पहले ही सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया है। यूलिंग ने न केवल अपने रवैये से यांग लुयांग का मुंह बंद कर दिया और उसे सजा मिलने से बचाया, बल्कि उसे एक बेहतर जगह पर जाने में भी मदद कर रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक बेहतर जगह पर जा सकती है, क्योंकि वह जानती थी कि चांगा और यांग लुयांग उसे दबाने के लिए हर संभव तरीका खोज लेंगे और उसके लिए हर बार अकेले उनके खिलाफ जाना मुश्किल होगा। उसे अपनी पीठ को सहारा देने के लिए कुछ शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि अकेले उनसे लड़ना बिना किसी जीवन रक्षक सहारे के गहरी झील में कूदने के समान था। ऐसी ही गलती उसने तब की थी जब वह झील में कूद गई थी और लगभग अपनी जान गंवा बैठी थी। यह एक दर्दनाक लेकिन सीख देने वाला सबक था जिसे वह जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। वह कैसे भूल सकती है जब उसने लगभग मौत के द्वार की घंटी बजा दी थी और जेंग लियांग की बदौलत सही सलामत वापस आ गई थी, जिसने उसे समय पर बचा लिया था। इसीलिए वह घर में किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहती थी जो न केवल उसके पक्ष में हो और उसके आदेशों का पालन करे, बल्कि यांग लुयांग के खिलाफ किसी प्रकार की शक्ति भी रखता हो और उनके सामने कमजोर न पड़े। उसके साथ जियाओवेई है, लेकिन वह लड़की घर के मालिकों के खिलाफ जाने से बहुत डरती है, क्योंकि उसने यांग निंग को वर्षों तक प्रताड़ित होते देखा है और वह नहीं चाहती कि यांग लुयांग और चांगा के खिलाफ खड़े होकर उसे एक बार फिर वही दर्द और यातना का अनुभव करना पड़े। इसीलिए उसने जेंग लियांग से मदद के लिए एक नौकरानी भेजने को कहा। ये सोचकर कि शाही महल से आई नौकरानी के सामने यांग लुयांग और चांगा को अपनी हरकतों का एहसास हो जाएगा। हालांकि उसे यूलिंग से मिलने की उम्मीद नहीं थी, जो पहले से ही अपना काम करते हुए इतनी दृढ़ और करिश्माई है। यूलिंग यांग लुयांग को नया कमरा देने के लिए कैसे मना सकती थी? ये तो मानो असंभव सा काम था, क्योंकि यांग लुयांग वो साला बहुत पाखंडी है। वो अपनी बेटी से फ़ायदा तो उठाना चाहता है, लेकिन उसके साथ न तो फ़ायदा उठाना चाहता है और न ही घर में उसे उचित सम्मान देना चाहता है। इतने सालों में उसने यांग निंग के साथ जो व्यवहार किया, उसके बारे में सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेचारी, वह जीवन भर यांग लुयांग की यातनाओं से धीरे धीरे मरती रही और शादी के बाद उसके ईमानदार और संदिग्ध कार्यों ने उसे मुश्किल में डाल दिया और उसे एक अपराधी बना दिया तथा उसे उसके बेईमान कार्यों के लिए दंडित किया गया। लेकिन लेडी यूलिंग, आपने ऐसा कैसे किया? मेरा मतलब है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे लिए कोई खाली कमरा नहीं है जहां मैं जा सकूं? यांग निंग ने हैरानी से पूछा। अगर यांग परिवार में कोई खाली कमरा होता तो वह ये काम बहुत पहले ही कर चुकी होती, लेकिन वहां कोई खाली कमरा नहीं था और सभी खाली कमरे किसी न किसी ने हथिया लिए थे। वह उत्सुक थी कि यूलिंग ने यह चमत्कार कैसे कर दिखाया, क्योंकि यांग लुयांग और चांग के साथ काम करने में उसे इतनी व्यस्तता थी कि उसे अपनी अगली योजना के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। वह शायद इस दुनिया में हमेशा नहीं रह सकती। उसे अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए कोई सुराग या रास्ता ढूंढना होगा। हालांकि उसके पास अतिरिक्त काम करने के लिए समय और ऊर्जा की कमी थी, लेकिन अब यूलिंग के सहयोग से वह बेवकूफ़ यांग परिवार को संभाल सकती है और साथ ही उसे दूसरे काम निपटाने के लिए भी समय और आज़ादी मिल सकती है।
लेकिन सबसे पहले उसे यह जानना होगा कि उसने यांग लुओयांग को कैसे मना लिया। इसके बिना वह आज खाना नहीं पचा पाएगी। यान निंग के पैरों की मालिश करने के बाद यूलिंग कंबल समेटने लगी। तभी उसने यान निंग का सवाल सुना। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, किसने कहा कि यान परिवार में कोई कक्ष नहीं है? अगर तुम ध्यान से देखोगी तो तुम्हें अपने सवालों का जवाब अपने आसपास ही मिल जाएगा। उसने सार्थक उत्तर दिया और सब कुछ यान निंग की कल्पना पर छोड़ दिया। यान निंग उलझन और जिज्ञासा से उसे घूर रही थी। उसके पास ऐसा कौन सा उत्तर था जो उससे छूट गया? वह सोच रही थी। एक घंटे पहले। दरबारी महिला यूलिंग, क्या आप बहुत देर से इंतजार कर रही थीं? कृपया बैठ जाए। यान लुओयांग ने यूलिंग को बैठने की जगह दी, जो अध्ययन कक्ष में उसका इंतजार कर रही थी। वह राज दरबार के लिए निकलने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी पहरेदार ने उसे बताया कि यूलिंग उससे मिलने आई है। वह उसके आने की उम्मीद कर रहा था क्योंकि उसने कल रात उसे बताया था कि वह सुबह महामहिम द्वारा दी गई अनुमति पुस्तिका लेकर उससे मिलने आएगी। चूंकि शाही अदालत की कार्यवाही शुरू होने में अभी कुछ समय था, इसलिए उसने गार्ड से कहा कि वह उसे अध्ययन कक्ष में उसका इंतजार करने के लिए कहे। कल रात माहौल काफ़ी अस्त व्यस्त था, इसलिए वह उससे पूरी बात नहीं पूछ पाया। हालांकि वह ये भी जानना चाहता था कि वह यान निंग की सेवा करने यान परिवार में कैसे आए और वह कब तक यान परिवार में रहेगी, क्योंकि वह उसके यान परिवार को छोड़ने का इंतजार नहीं कर सकता ताकि वह जिद्दी यान निंग की देखभाल कर सके जो यूलिंग के प्रोत्साहन के तहत नियंत्रण से बाहर हो रही है। महाराज, आप देर से नहीं आए। सुबह आपको देखने आने के लिए मुझे माफ़ करना। हालांकि महल जाने से पहले मैं आपका औपचारिक स्वागत करना चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और महामहिम द्वारा दी गई अनुमति की पर्ची निकालकर उन्हें दिखाए। हाँ हाँ। यान लुओयांग ने महामहिम का नाम सुनते ही अचानक विनम्रता दिखाई और अपने दोनों हाथों से स्क्रॉल ले लिया। भले ही यह सिर्फ एक स्क्रॉल हो, यह महामहिम द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है। इसका अनादर नहीं किया जा सकता। उसने होंठ भींचे और महामहिम के हस्ताक्षर वाला अनुमति पत्र पढ़ा। उसे सचमुच यान परिवार में यान निंग की सेवा के लिए भेजा गया था, जो युवराज बनने वाली थी। इतना ही नहीं, पत्र के नीचे महामहिम की मुहर और राजचिन्ह की मुहर भी थी। हाँ, तुम्हें आकर मुझे ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे तुम पर यकीन है, उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। बात वही थी और वह पूरी किताब पढ़कर सुबह अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। जब वह स्क्रॉल को मोड़कर रखने ही वाला था तो उस पर कुछ अजीब लिखा देखकर उसकी आंखें चौंक गईं। चूंकि आप कह रहे हैं कि आप यान निंग की सेवा करने के लिए यहाँ हैं जब तक कि वह ठीक नहीं हो जाती, तो मुझे कुछ भी जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यान लुओयांग की आंखें डगमगा गईं जब उन्होंने देखा कि उस पर कुछ असामान्य लिखा हुआ है। चुपचाप स्क्रॉल पढ़ते हुए उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसने हैरानी से यूलिंग की तरफ देखा। कोर्ट लेडी यूलिंग, क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं और गलत अनुमति वाला स्क्रॉल अपने साथ नहीं लाई हैं? हाँ, यह महामहिम द्वारा मुहरबंद प्राधिकरण पत्र है। ये सही है, यूलिंग ने चाय की चुस्की लेते हुए उत्तर दिया, जो नौकरानी ने उसे पहले परोसी थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यान लुओयांग ने अपने होठों को भींच लिया और अपने चेहरे पर अप्रसन्नता का भाव न दिखाने की पूरी कोशिश की। यहाँ लिखा है कि आप यान निंग की सेवा तब तक करेंगे जब तक वह शाही परिवार में शादी नहीं कर लेती, न कि तब तक जब तक वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती। शाही शादी में अभी 2 महीने से ज्यादा का समय है। ये कैसे संभव हो सकता है? वह हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या पढ़ा है। आप शाही महल में दरबारी महिलाओं की प्रमुख हैं, आप इतने लंबे समय तक अपने कर्तव्यों से कैसे दूर रह सकती हैं? महल में शादी के काम और तैयारियों का क्या होगा? उसने पूछा, क्योंकि वह अपनी जटिल भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। ये सही स्क्रॉल नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। महामहिम ने महल की दरबारी महिलाओं को शाही शादी तक यान निंग की सेवा के लिए यान परिवार में क्यों भेजा? उन्होंने यान निंग जैसी निकम्मी लड़की को इतना महत्व क्यों दिया? यूलिंग ने चाय का कप मेज पर रख दिया और उसके जिज्ञासु प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, मंत्री यांग, जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह महामहिम द्वारा मुहरबंद सही प्राधिकरण पत्र है। उसने कहा, पहले तो मुझे लेडी यान निंग के ठीक होने तक यान हाउस होल्ड में ही रुकना था, लेकिन कल यान हाउस होल्ड में उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, उसे देखने के बाद मैं सुबह सुबह शाही महल गया और महामहिम से अनुरोध किया कि शाही विवाह तक मेरे ठहरने की अवधि बढ़ा दी जाए। यान लुओयांग, 88 गलतियों को सुधारें। यूलिंग, जो जेंग लियांग के अनुरोध पर यान निंग की देखभाल करने के लिए यान हाउस होल्ड में आई थी, यान हाउस होल्ड में उसके साथ किए जा रहे व्यवहार को देखकर हैरान रह गई। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि शाही दरबार का सबसे सम्मानित और शक्तिशाली मंत्री अपनी बेटी और भावी युवराज के साथ इतना बुरा व्यवहार करेगा। हर कोई मानता है कि यह यान निंग थी, जो यान लुओयांग द्वारा अत्यधिक देखभाल किए जाने के कारण नखरे करती है और जिद्दी व्यवहार करती है और यहाँ तक कि चांगा का भी तिरस्कार करती है, जो उसकी सौतेली माँ है और जिसने उसकी माँ के निधन के बाद यान लुओयांग से विवाह किया था। बाकी सब की तरह यान निंग को लेकर उसके भी कुछ पूर्वाग्रह थे। हालांकि उसके जर्जर कमरे और सस्ते व घटिया कपड़ों के संग्रह को देखकर उसे यकीन हो गया कि यान परिवार में चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी बाहर से दिखती हैं। ऐसा लगता है कि उसके हस्तक्षेप से पहले दोनों के बीच जो बहस हो रही थी वह कोई छोटी मोटी बहस नहीं होगी, अन्यथा यान लुओयांग ने गार्डों को इसमें क्यों शामिल किया? इसलिए वह सुबह सुबह यान परिवार के सभी सदस्यों के जागने से पहले ही महल पहुंच गई और जेंग लियांग को यान परिवार में जो कुछ देखा उसके बारे में बताया। यान निंग के साथ यान परिवार तक जाने से पहले जेंग लियांग ने उससे कहा था कि वह वहां जो कुछ भी देखे उसके बारे में उसे बताए और लेडी यान निंग से जुड़ी बातों के बारे में उसे अपडेट रखे। महाराज, जैसा कि आपने संदेह किया है, लेडी यान निंग के साथ उसके पिता दुर्व्यवहार कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उसकी सौतेली माँ चांगाह भी ऐसा ही कर रही है। यूलिंग ने जेंग लियांग को अपने संदेह के बारे में बताया। घर की सबसे कम उम्र की महिला होने के बावजूद वह न केवल दयनीय स्थिति में रह रही है, बल्कि उसके पास अपनी हैसियत के हिसाब से पहनने लायक कपड़े भी नहीं हैं।
इतना ही नहीं, मैंने उसके पैरों और पीठ पर कुछ निशान भी देखे। यूलिंग ने कहा, कल रात जब वह यान निंग को उसके कपड़े बदलने और रात के कपड़े पहनने में मदद कर रही थी, तो उसने उसके पैरों और पीठ पर कुछ और निशान पाए जो पुराने लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसे उन घावों को लगे हुए कुछ समय बीत चुका है। डॉट 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 डॉट। ऐसा लगता है कि निशान मिट रहे हैं, लेकिन वे अभी भी मौजूद हैं और एक या दो नहीं, बल्कि उसके शरीर पर ढेरों निशान हैं। यूलिंग की बात सुनकर जेंग लियांग ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये सच नहीं होगा। हालांकि हुआ बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सोचा था। ये दुखद था कि यांग निंग को बड़े होने के दौरान इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन साथ ही उसे खुशी भी थी कि उसका यांग लुयांग से कोई लेना देना नहीं है और वह अपने पिता जैसी लालची और दुष्ट नहीं है। शुक्र है कि उसने अफवाहों पर यकीन नहीं किया और दूसरों की पक्षपातपूर्ण राय पर यकीन करने के बजाय अपनी राय पर भरोसा किया, वरना वह उस लड़की से नफरत करता जो अपने पिता द्वारा प्रताड़ित थी और खुद भी एक पीड़ित थी। उसने अपने होठों को भींचा और यूलिंग की ओर मुड़ा। कोर्ट लेडी यूलिंग, मुझे आपसे कुछ करवाना है। यूलिंग मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। चूंकि आप यान परिवार में हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लेडी यांग निंग की देखभाल करें और शाही शादी तक यान परिवार की जिम्मेदारी संभालें, क्योंकि मुझे डर है कि आपके महल लौटने के बाद यांग लुयांग उग्र हो जाएगा और लेडी यांग निंग के साथ बुरा व्यवहार करेगा। वह यांग निंग को अब उस घर में अकेले नहीं रहने दे सकता, क्योंकि उसे डर है कि यांग लुयांग यांग निंग के साथ कुछ कर देगा और जैसे ही यूलिंग महल में वापस आएगी उसे पहले से भी अधिक जख्म दे देगा। चूंकि शाही शादी में केवल 2 महीने ही बचे हैं, इसलिए यूलिंग के लिए बेहतर होगा कि वह यान परिवार में रहे और यांग निंग के करीब रहकर उसकी रक्षा करे और उसकी देखभाल भी करे। यूलिंग ने उसकी आंखों में चिंता देखी और सिर हिलाया। मैं यही तो करने की योजना बना रहा था। लेडी यांग निंग एक मजबूत व्यक्तित्व और स्वस्थ मानसिकता वाली लगती हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि मंत्री यांग और उनकी पत्नी के खिलाफ खड़े होने में उनकी मदद के लिए किसी को उनके साथ होना चाहिए। ठीक है, तुम जा सकती हो। मैं नया प्राधिकरण पत्र तैयार करूंगा और थोड़ी देर में गुलान के जरिए तुम्हें भेज दूंगा। जेंग लियांग ने कहा, लेकिन महाराज का क्या? किसी को तो महल की जिम्मेदारियां भी देखनी होंगी। यूलिंग चिंतित थी, क्योंकि वह महल में इतना महत्वपूर्ण पद संभाल रही है, फिर भी वह महल का काम देखने के लिए उपलब्ध नहीं है। मैं इस मामले पर महामहिम से चर्चा करूंगा। कल की मुलाकात के बाद वे लेडी यांग निंग से काफी प्रभावित लग रहे हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि वे फिलहाल इस अनुरोध पर सहमत हो जाएंगे। महल के कामों के बारे में आप उन्हें अपनी राय में सबसे भरोसेमंद दरबारी महिला को सौंप सकते हैं और कभी कभार शादी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। जेंग लियांग ने सुझाव दिया। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कल फिर आऊंगा और अपनी जगह किसी और को शादी समारोह की जिम्मेदारी सौंप दूंगा। फिलहाल मुझे वापस जाकर मंत्री यांग को रिपोर्ट करना है। जेंग लियांग ने सिर हिलाया और खुश हुआ कि उसने यूलिंग को महल भेजने का सही फैसला लिया। इस तरह महल में रहते हुए भी उसे यांग निंग की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज, अभी आपको जगाने के लिए बहुत जल्दी है, आपको थोड़ा और सोना चाहिए, यूलिंग ने कहा, क्योंकि वह उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर चिंतित थी और यह स्पष्ट था कि उसे कल रात ठीक से नींद नहीं आई थी। वह भला अच्छी नींद कैसे सो सकता है जब कल ही बहुत कुछ घटित हुआ। मैं ठीक हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं थोड़ा और आराम करूंगा, उसने कहा और उसे इशारा किया कि वह उसकी चिंता न करे और चली जाए। कल वह जल्दी सो गया, लेकिन थोड़ी देर भी सो नहीं सका। वह यांग निंग के बारे में सोचता रहा और कंबलों से उसकी खुशबू आ रही थी, इसीलिए वह सुबह की ट्रेनिंग के लिए जल्दी उठ गया, लेकिन मैदान पर जाने से पहले ही यूलेडी उसे ढूंढने आ गई। अंडस्को यूलिंग की बातें सुनकर यांग लुयांग हक्का बक्का रह गया। वह उससे बात करने और कल की बात समझाने की सोच रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सुबह सुबह महल जाकर महामहिम को रिपोर्ट करेगी। हाँ लेडी यूलिंग, आप शाही महल में दरबार की प्रमुख हैं। आप इतनी अपरिपक्व कैसे हो सकती हैं और इस तरह आवेग में आकर काम कैसे कर सकती हैं? वह हैरान रह गया और अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। सच्चाई का पता लगाए बिना आप महामहिम को बकवास कैसे बता सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपने बहुत जल्दबाजी में काम किया? यूलिंग ने अपनी भौहें उठाई तो देखा कि यांग लुयांग उसकी हरकतों को जल्दबाजी में किया हुआ बता रहे हैं। बेतुकी रिपोर्ट, जल्दबाजी में किया गया काम। मंत्री यांग, आपको अभी तक पता भी नहीं है कि मैंने महामहिम को क्या रिपोर्ट किया है और आप पहले ही मेरी हरकतों को जल्दबाजी और मेरी रिपोर्ट को बकवास कह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप मेरे बारे में बहुत बुरा सोच रहे हैं? यांग लुयांग यूलिंग के आत्मविश्वास से भरे पलटवार से हैरान रह गया और अपने गुस्से पर काबू पाने से पहले गहरी सांस ली। मेरा ऐसा कहने का इरादा नहीं था। अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो माफ करना। बहरहाल लेडी यूलिंग, मुझे सचमुच लगता है कि आपने जो किया वह अच्छा नहीं था और आपकी समझदारी नहीं थी। कम से कम आप मेरे पास आकर इस मामले पर चर्चा तो कर ही सकती थी, फिर महामहिम से चुगली कर सकती थी। ये बस एक गलतफहमी थी और तुमने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। उसने दांत पीस लिए और यूलिंग को घर से निकाल देना चाहता था। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यह महामहिम का आदेश था। मंत्री यांग, अगर मुझे पता होता कि आप इस तरह प्रतिक्रिया देंगे तो मैं महाराज को सब कुछ बता देता। अब मुझे अपने किए पर थोड़ा पछतावा हो रहा है, यूलिंग ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। हाँ, तुमने महाराज को सब कुछ नहीं बताया, फिर तुमने उन्हें ये क्यों बताया कि उन्होंने तुम्हें इतने लंबे समय तक यहाँ रहने दिया? उसने गंभीरता से उसकी ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। यूलिंग उसके स्वर को विनम्र होते देख हंसना चाहती थी, फिर भी उसने अपनी विनम्र मुस्कान बनाए रखी और कहा, अभी मैंने महामहिम से यान परिवार में मेरे प्रवास की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है ताकि मैं उसे कुछ शाही पाठ पढ़ा सकूं, इससे पहले कि वह महामहिम से विवाह करके युवराज बन जाए। ये झूठ नहीं था, हालांकि वह खुद महामहिम से नहीं मिली थी। गुलान ने उसे बताया था कि जेंग लियांग ने महामहिम को यान परिवार में अपने प्रवास की अवधि बढ़ाने के लिए यही बहाना दिया था।
क्योंकि महामहिम को ये सब बताने से उन्हें किसी भी तरह से मदद नहीं मिलने वाली थी, इसलिए उन्होंने चीज़ों को इसी तरह बेहतर बनाए रखने का निर्णय लिया। महामहिम भी मानते हैं कि यह सबसे अच्छा विकल्प होगा और उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं यान परिवार में तब तक रहूंगी जब तक लेडी यांगनिंग का विवाह क्राउन प्रिंस से नहीं हो जाता। उसने कहा। यूलिंग की बातें सुनकर यांग लुयांग का चेहरा खिल उठा। क्या ऐसा है? खैर, तुम्हें यहाँ इतने लंबे समय तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। यांगनिंग ने महल के सभी शिष्टाचार और तौर तरीके सीख लिए हैं, उसे शाही प्रोटोकॉल की भी जानकारी है। यांग लुयांग ने जोर देकर कहा ताकि यूलिंग अपना मन बदल सके और शाही शादी से पहले महल वापस जा सके। मंत्री यांग लुयांग, मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ नहीं पाए। मैं महामहिम को कुछ और बताना चाहता था, लेकिन आपकी स्थिति और प्रतिष्ठा को देखते हुए मैंने खुद को रोक लिया और बस आपको अपनी गलतियां सुधारने के लिए कुछ समय दे रहा हूं। यांग लुयांग के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने ठंडे स्वर में पूछा, मेरी गलतियों को सुधारने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने क्या गलती की? क्या अब आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं? यूलिंग ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। नवासी नया चैम्बर, क्या तुम शादी तक यांग परिवार में ही रहोगी? यूलिंग की बातें सुनकर यांगनिंग की आंखें चमक उठीं। वह खुश थी कि यूलिंग ने उसके साथ रहने और उसका साथ देने का फैसला किया, क्योंकि यांग परिवार में जहां सभी लोग चांगाह और यांग लुयांग के हैं, वह पिछड़ जाती है क्योंकि ज़ियाओवेई के अलावा उसका सहारा लेने वाला कोई नहीं है। वह अभी भी अपने मन में यह बात बिठाने की कोशिश कर रही थी कि वह एक काल्पनिक दुनिया में है और उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। फिर भी उसे चांगाह और यांग लुयांग द्वारा पैदा की गई तमाम परेशानियों से हर समय जूझना पड़ता है। ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी समय पर उसकी रक्षा करने नहीं आ पाएगा, क्योंकि वह उन लोगों के समूह से नहीं लड़ सकती जो उसे टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा हैं। यदि यूलिंग उसके साथ रहेगी तो वह सुरक्षित महसूस करेगी और उसे चांगाह और जिंगबाओ की योजनाओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। यूलिंग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं शाही शादी तक यांग हाउस होल्ड में रहूंगी ताकि तुम्हें शाही तौर तरीकों और शिष्टाचार के बारे में सिखा सकूं। तुम्हें बता दूं कि पढ़ाने के मामले में मैं एक सख्त शिक्षिका हूँ। हाँ, मुझे अब डर लग रहा है। यांगनिंग हंसी, लेकिन वह पहले से ही घबरा रही थी, क्योंकि यूलिंग उसे शाही तौर तरीके सिखाने के बारे में गंभीरता से मजाक नहीं कर रहा था। यांगनिंग ने अपने होंठ भींच लिए और अनिच्छा से सिर हिलाया। वह तथाकथित शिष्टाचार कक्षाओं में नहीं जाना चाहती, लेकिन चांगाह और जिंगबाओ द्वारा जहर देकर मार दिए जाने से तो ये बेहतर ही है। जब तक यूलिंग यांग परिवार में रहेगी, वह कुछ भी करने को तैयार है। यूलिंग ने यांगनिंग को यह नहीं बताया कि वह यांग परिवार में क्यों रह रही है, और यह जेंग लियांग ही था जिसने उसे अनुरोध किया था कि वह उसके पास रहे और शाही शादी तक यांगनिंग की रक्षा करे, क्योंकि यह तब तक गुप्त रहना था जब तक कि उसे यांग लुयांग द्वारा इस शाही शादी की व्यवस्था करने के पीछे की असली योजना का पता नहीं चल जाता। ... उसने उसे वही बात बताई जो उसने यांग लुयांग को बताई थी कि वह यांग परिवार में रहकर उसे शाही शिष्टाचार और शिष्टाचार सिखाएगी और उसे एक समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ क्राउन राजकुमारी बनने के लिए प्रशिक्षित करेगी, जो न केवल क्राउन प्रिंस से शादी करेगी बल्कि साम्राज्य की क्राउन राजकुमारी और भविष्य की महारानी बनने की जिम्मेदारी और भार भी उठाएगी। वैसे आपने क्या अनुरोध किया था? यांगनिंग ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि वह सुन रही थी कि कैसे यूलिंग ने यांग लुयांग को घेर लिया और उससे अपने अनुरोधों को स्वीकार करवा लिया। वह अपनी चमकती आंखों से यूलिंग को देखते हुए मानो अपनी मूर्ति को देख रही हो, पूरी कहानी बताने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। मुख्य दरबारी महिला का किरदार शांत और समझदार है। उसे उपन्यास में पढ़ी गई बातों के बारे में ज्यादा कुछ याद क्यों नहीं है? यांगनिंग ने सोचा। उसका नाम सुनने पर तो वैसा ही लगता है, लेकिन उपन्यास में उसकी अहमियत के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर उसके किरदार के बारे में और भी अहम दृश्य होते तो उसे उसका नाम याद आ जाता। यूलिंग ने यांगनिंग के घायल पैरों की मालिश और पट्टी बदलने के बाद उठकर अपनी अलमारी में हाथ डालते हुए कहा, तुम्हें इसके बारे में बाद में पता चलेगा। फिलहाल तुम्हें तैयार होकर नाश्ता करना होगा, क्योंकि उसके बाद तुम मेरे साथ अपना नया कमरा देखने आओगी। यूलिंग ने उसे हल्के सूती कपड़े से बनी फिरोजा रंग की एक साधारण सी पोशाक देते हुए कहा, अभी तुम इसे पहन सकती हो। हालांकि अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम इसे आखिरी बार पहन सकती हो। यांगनिंग ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होगी? क्या तुम ये कपड़े फेंक रही हो? ऐसा मत करो, क्योंकि यांग को जो बजट दिया गया है, खांसी वह ज़रूरत पड़ने पर कुछ भी खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। बीच में उसे एहसास हुआ कि उसने लगभग गलती कर दी है, और उसने यांगनिंग को उसके नाम से ऐसे संबोधित किया जैसे वह किसी और के बारे में बात कर रही हो। शुक्र है कि वह समय रहते रुक गई और ऐसे दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वरना यूलिंग के जासूसी सत्र का अगला निशाना वही होती। यूलिंग ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अब नहा लेना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें नहाने में मदद करती हूँ, उसने कहा और यांगनिंग का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले गई जो बाहर पिछवाड़े में था। ये कहने के लिए शुक्रिया, हालांकि मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मुझे नहाने में मदद करे, यांगनिंग ने जोर देकर कहा और अपनी बांह पर यूलिंग की पकड़ ढीली करने की कोशिश की। उसे नहाने में किसी की मदद पसंद नहीं। वो एक वयस्क है, जब उसके हाथ ठीक से काम कर रहे हैं तो उसे नहाने में किसी की मदद की क्या ज़रूरत है? ये बहुत ही बेवकूफ़ी, बचकानी और बेहद शर्मनाक है। उसने कभी ज़ियाओवेई को नहाने के लिए अपने साथ नहीं आने दिया, तो कल ही तो यूलिंग से मिली थी, तो उसे भी नहाने की इजाज़त कैसे दे सकती है? उसके सामने नंगी होकर नहाना कितना अजीब और असहज होगा। जब यांगनिंग यूलिंग को नहाने में मदद करने से रोकने की कोशिश कर रही थी, यूलिंग ने उसकी बाँह और भी जोर से पकड़ ली और कहा, ऐसा नहीं चलेगा। तुम जल्द ही क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हो और एक क्राउन प्रिंसेस खुद नहीं नहाती। महल में दरबारी महिलाएं आपको नहाने में मदद करेंगी और गर्म पानी में भीगते समय मालिश भी करेंगी।
अगर आप शादी से पहले ऐसा नहीं करती थी तो अब से आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। यूलिंग ने दृढ़ता से कहा। मैं नहीं चाहती, मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। यांग निंग ने यूलिंग को टालने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। राजमहल में शादी के बाद तुम्हें अकेले नहाने की इजाज़त नहीं होगी, इसलिए तुम्हें इस तरह के ध्यान की आदत डाल लेनी चाहिए। इसे राजमहल की मर्यादा का मेरा पहला पाठ समझो। अब जिद मत करो और मेरे पीछे आओ। यूलिंग ने यांग निंग को विरोध करने का मौका नहीं दिया और उसे नहाने के लिए कमरे से बाहर खींच लिया। यांग निंग अंडरस्को, क्या तुम्हें यकीन है कि अब से यही मेरा कक्ष होगा? यांग निंग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सामने वाले आंगन में यांग लुयांग और चांगा के कक्ष के बगल में स्थित कक्ष को देखा। ये कक्ष उसके पिछले कक्ष के विपरीत मुख्य घर से अलग नहीं था तथा उसी स्थान पर था जहां यांग लुयांग और चांगा का मुख्य कक्ष स्थित था। यूलिंग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब से यही तुम्हारा कक्ष होगा। मैंने इस कक्ष से सामान बाहर निकाल दिया है और कर्मचारियों को इसे खाली करने को कहा है। अब वे तुम्हारा सामान तुम्हारे कक्ष से इस कमरे में ले जाने का काम कर रहे हैं। यांग निंग अवाक रह गई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इतनी अचानक बदल जाएंगी। क्या ये सच में हो रहा है? हालांकि वह इसलिए नहीं चौंकी क्योंकि यूलिंग ने न सिर्फ यांग लुयांग को उसे एक विशाल और सभ्य दिखने वाला कमरा आवंटित करने के लिए राजी किया था, बल्कि वह कमरा किसी और का नहीं बल्कि यांग लुयांग और चांगा के इकलौते बेटे यांग जिन का था। वह केवल 10 वर्ष का था, फिर भी वह घर में दूसरे सबसे बड़े कक्ष का मालिक था और उसका कक्ष सुंदर चित्रों, कलाकृतियों और चीनी मिट्टी के बर्तनों से सजा हुआ था। जिस दिन से वह इस दुनिया में आई है वह इस कक्ष को खाली देख रही है, और यह खाली इसलिए है क्योंकि वह बच्चा पढ़ाई करने के लिए अकादमी गया है। ये वह अकादमी थी जहां सभी कुलीन लोग अध्ययन करने जाते थे और साथ ही तीरंदाजी, घुड़सवारी और कई अन्य चीजें सीखते थे जो एक कुलीन व्यक्ति के लिए जानना आवश्यक है। ज़ियाओवेई ने उसे बताया कि यह अकादमी न केवल राजधानी में बल्कि पूरे साम्राज्य में सबसे अच्छी अकादमी थी और अन्य राज्यों के कई लोग भी युआनलिन अकादमी के उत्कृष्ट शिक्षकों से सीखने के लिए जेंग साम्राज्य में आते हैं। यांग लुयांग और चांगाह ने यांग निंग को इस कमरे का इस्तेमाल करने की कभी इजाज़त नहीं दी, जबकि वह घर पर नहीं था और पढ़ाई के लिए अकादमी गया हुआ था। वे उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के बजाय इसे खाली ही रखना पसंद करते हैं। लेकिन यांग लुयांग ने यूलिंग की यह बात कैसे मान ली? अगर चांगाह को इस बारे में पता चल गया तो वह बहुत परेशान हो जाएगी। यांग लुयांग ने आखिरकार उसे अपने प्यारे बेटे के कक्ष का उपयोग करने की अनुमति दे दी। 90 सत्ता परिवर्तन। तुमने क्या कहा? तो क्या तुम कह रही हो कि यांग लुयांग ने यांग जिन का कमरा यांग निंग को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? चांगाह को यकीन नहीं हुआ जब जिंगबाओ ने उसे घर में हो रहे बदलावों के बारे में बताया, जबकि वह सुबह अपने पूरे शरीर की मालिश करवाने में व्यस्त थी। मालिश करवाने और अपनी नई पोशाक पहनने के बाद जिंगबाओ बाहर से दौड़ती हुई आई और उसे यांग परिवार में हो रहे चौंकाने वाले बदलावों के बारे में बताया। ये कैसे संभव हो सकता है? यांग लुयांग यांग जिन को बहुत मानता है और यांग निंग से भी ज्यादा उसे प्यार करता है क्योंकि वह यांग परिवार को संभालने वाला है और यांग परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह यांग जिन का कक्ष यांग निंग को दे दे। कभी नहीं। जी हाँ महोदया, न केवल मजदूरों ने यंग मास्टर के कक्ष से सामान यांग निंग के कक्ष में रख दिया है, बल्कि वे अब यांग निंग के नए कक्ष को उसकी पसंद के अनुसार सजा भी रहे हैं। जिंगबाओ ने उसे सूचना दी। क्या तुम मुझे इसके बारे में अभी क्यों बता रही हो? तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? चांगाह उस पर चिल्लाई और निराश थी कि उसने उसे अब तक इसके बारे में क्यों नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि वो बाहर मालिश करवाने गई थी, वो पूरी सुबह अपने कमरे में ही थी और पूरे शरीर की मालिश करवा रही थी। अगर घर में कुछ बड़ा हो रहा था तो जिंगबाओ को उसे पहले ही बता देना चाहिए था। उसने अब तक एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? दोपहर हो चुकी है और वो कह रही है कि यांग जिन का सामान उसके कमरे से बाहर निकाल दिया गया है। उसने ऐसा होने से रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? जिंगबाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया और चांगाह के अचानक भड़कने से चौंक गई। 1 मिनट पहले पूरे शरीर की मालिश के बाद वह बहुत खुश थी और अब वह पागलों की तरह उस पर चिल्ला रही थी। ... मैं तुम्हें इसके बारे में बताने आया था। हालांकि तुम उस समय मालिश करवा रही थी और नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हें परेशान करे, इसलिए तुमने मुझे अपनी बात पूरी किए बिना ही वापस भेज दिया। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? जिंगबाओ ने विनम्रता से जवाब दिया। जब वह पहले चांगाह को इसके बारे में बताने आई थी तो उसने उसे कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी और उसे वापस जाने के लिए कहा था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इस समय कोई उसे परेशान करे। इसीलिए वह नाश्ता बनाते समय रसोई कर्मचारियों की निगरानी करने के लिए रसोई में वापस चली गई। ऐसा नहीं था कि वह इसमें कुछ कर सकती थी, ये यांग लुयांग का आदेश था, चाहे वह इसका कितना भी विरोध करे वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा ये यूलिंग ही था जो सब कुछ देख रहा था और श्रमिकों को चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। वह किसी भी वजह से उस औरत के साथ संबंध नहीं बनाना चाहती, क्योंकि वह औरत कोई मजाक नहीं है। कल रात जिस तरह से उसने उसे उपदेश दिया उसके बाद वह उस महिला के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। चांगाह ने दांत पीसते हुए जिंगबाओ को उसकी मूर्खता के लिए थप्पड़ मारने का मन किया। अगर उसने उसे वापस भेज भी दिया तो अगर मामला इतना गंभीर था तो वह बाहर से चिल्लाकर उसे मामले की गंभीरता बता सकती थी। यांग लुयांग अभी कहाँ है? मैं उससे बात करना चाहती हूँ, चांगाह ने ठंडे स्वर में पूछा। महाराज, वह लेडी यूलिंग को घर का कार्यभार सौंपकर पहले ही शाही दरबार में जा चुके हैं, जिंगबाओ ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। चांगाह ने उसकी बातों पर भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या उसे घर का प्रभारी बनाने का तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम घर की मुख्य नौकरानी नहीं हो? क्या तुम्हें पर्यवेक्षक के पद पर नहीं होना चाहिए? और हाँ, तुम उसे लेडी यूलिंग क्यों कह रही हो? वह तो बस एक दरबारी महिला है, एक दासी। तुम उसके बारे में बात करते हुए इतना औपचारिक क्यों हो रही हो?
चांगा को यकीन नहीं हो रहा था कि जिंग बाओ यूलिंग को एक महिला कहकर संबोधित कर रही है। वह यान निंग के प्रति इतना सम्मान नहीं दिखाती तो उस साधारण दरबारी महिला के प्रति इतना औपचारिक क्यों हो रही है। जिंग बाओ ने शर्मिंदगी से अपने होंठ भींच लिए और कहा, मैं घर की मुख्य नौकरानी हूँ, हालांकि भगवान ने मुझे लेडी यूलिंग के नेतृत्व का पालन करने के लिए कहा था। वह न केवल कक्षों के स्थानांतरण की बल्कि पूरे घर की भी प्रभारी है, कम से कम तब तक जब तक वह हमारे साथ घर पर रहती है। जिंग बाओ ने उसके इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उसने यूलिंग को इतना औपचारिक रूप से क्यों संबोधित किया, क्योंकि यह बताना अपमानजनक है कि उसे अपने ही क्षेत्र की एक साधारण दरबारी महिला ने हरा दिया था। चांगा हवाक रह गई और अविश्वास से बोली, क्या यह आदमी पागल हो गया है? उस कुतिया को इतनी शक्ति देकर वह क्या कर रहा है? मैं घर की मालकिन हूं और फिर भी इसने किसी और को घर का प्रभारी बना दिया है। आखिर वो है कौन? क्या अपनी झूठी शानो शौकत से उसे रिझाने की कोशिश कर रही है? वो तो बड़ी चुदासी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे बहकाने की कोशिश कर रही है और उससे ये सब करवा रही है। मैं उस औरत को अपने घर में मनमानी नहीं करने दूंगी, कम से कम मेरी नाक के नीचे तो बिल्कुल नहीं। चांगा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो औरत जो कल ही आई थी घर में इतना कुछ बदल चुकी है। अब तक घर में कुछ भी करने का अधिकार सिर्फ उसी के पास था और कोई भी उसके अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब उस अधिकार और शक्ति का भार किसी और के हाथ में है। वह उसे अपनी मर्जी कैसे करने दे सकती है? कुछ भी करने से पहले यूलिंग को उससे निपटना होगा। मैं उस औरत को उसकी मनमानी नहीं करने दूंगा। चलो मैं भी देखूंगी कि ये लोग मेरे खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं। चांगा गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। जिंग बाओ ने थकी हुई आह भरी क्योंकि वह इस समय यूलिंग का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। आखिरकार वह भी चांगाह के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई, इस उम्मीद में कि चीजें उनके पक्ष में हो जाएंगी और चांगाह बेकाबू यूलिंग को काबू में कर लेगा। अंडरस्को लेडी यांग निंग, आपका कक्ष अब व्यवस्थित हो गया है, कृपया अंदर आकर देख लीजिए। अगर आपको कुछ पसंद न आए तो आप मुझे बता सकती हैं और मैं आपकी पसंद के अनुसार उसे बदल दूंगा। यूलिंग ने यांग निंग को नए कक्ष के अंदर बुलाया और पूछा कि अगर वह कुछ बदलना चाहें तो सुझाव दे सकती हैं। यांग निंग यूलिंग के पीछे पीछे उस कमरे में चली गई जो पहले यांग जियान का था और अब उसका होने वाला था। उसने इस कमरे को सिर्फ बाहर से ही देखा था, हालांकि यह उसका पहली बार था जब वह कमरे के अंदर कदम रख रही थी और कमरे में चारों ओर देख रही थी। ये बहुत सुंदर है, यांग निंग ने अविश्वास में कहा कि वह कक्ष अब से उसका होगा। वह नहीं जानती कि यह कक्ष पहले कैसा दिखता था, लेकिन अब यह बहुत आलीशान और महंगा दिखता है, किसी राजकुमारी के शयन कक्ष से कम नहीं। उनके पिछले कक्ष के विपरीत नए कमरे को रात में कमरे को रोशन करने के लिए विशेष रूप से कलात्मक लैंप और लालटेन से सजाया गया था। दीवारों को सुंदर और हल्के आड़ू जैसे पीले रंग से रंगा गया था ताकि दिन में भी उदास कमरा रोशन रहे और कक्ष में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। यूलिंग ने कुछ समय पहले जो खूबसूरत पेंटिंग्स मंगवाई थीं और जिन्हें वह लेकर आए थे वे अब कक्ष की दीवारों पर लटकी हुई थीं, जो खाली कक्ष को भरते हुए सौंदर्य और शाही एहसास दे रही थीं। पर्दों को साटन सामग्री से बदल दिया गया जिससे आंतरिक भाग का समग्र स्वरूप बदल गया तथा कक्ष एक ही समय में शाही तथा नाजुक दिखने लगा। यांग निंग दंग रह गई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में इतनी सारी चीजें बदल जाएंगी। ये सिर्फ एक बड़ा और विशाल नया कक्ष ही नहीं था, बल्कि इसमें वो सब कुछ था जो यांग निंग को पहले कभी देखने को नहीं मिला था। वह जिस कक्ष में पहले रहती थी वह उसे उदास और अंधकार में ऊर्जा देता था, वहीं दूसरी ओर यह नया कक्ष उसे बिल्कुल नए व्यक्ति जैसा महसूस करा रहा था। इससे उसे सकारात्मक और खुशनुमा ऊर्जा मिलती है जिससे वह अच्छा और ऊर्जावान महसूस करती है। यूलिंग ने सचमुच उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है, उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा खुशहाल बनाकर। कम से कम अब वो सबके साथ दुखी होकर इस दुनिया से तो नहीं जाएगी। अगर वह अभी वापस जाती है तो उसे लेडी यूलिंग और जियाओ वेई की बहुत याद आएगी और कभी कभी झेंग लियांग की भी। आखिरकार वह उपन्यास का खूबसूरत नायक है, वह उसे कैसे भूल सकती है। जब यांग निंग अपने नए कक्ष में चारों ओर देख रही थी और व्यवस्था से आश्चर्यचकित थी, चांगाह ने अपनी चिड़ और चीख के साथ उसके खुशी के पल को बाधित किया। यांग निंग, यहाँ क्या हो रहा है? आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।